Good morning, students. Today I am going to start very important topic, that is functions of X. This is very important when we talk about this paper, because Excel functions are so important. Normally इस वाले स्पेसिफिकली एक्सेल फंक्शन से 15 से 20 नंबर तक का पेपर में आपसे पूछा जाता है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर इसकी करेंगे तो इसका आंसर ठीक दे सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप आराम से अच्छा स्कोर भी इस पेपर में ला सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चे सिर्फ थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल को कर नहीं पाते हैं, और कंप्यूटर बिना प्रैक्टिकल के कर पाना एक अपने आप में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है उससे, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल किए आप अच्छा स्कोर भी नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप प्रैक्टिकल कर भी रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिकल करने के बाद उसको लिखना कैसे है उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ मैं और यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग जो कि इस टाइम कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं और लेक्चर को सुन रहे हैं, आप लोग अपना कुछ स्टेप्स, जब मैं आपको कुछ स्टेप्स बोलूँगा नोट डाउन करने के लिए, तो वो स्टेप्स ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि उन स्टेप्स की हेल्प से आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। पेपर में ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता लगती हैं, आप वही पुरानी चीज़ें लिख देते हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्सेल फंक्शंस से दो तीन ऐसे एक्सेल फंक्शंस में से भी जो बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें एक फंक्शन जो है वो पीएमटी फंक्शन है, एक फंक्शन है आईपीएमटी फंक्शन है, एक फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो पीपीएमटी फंक्शन है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप एक्सेल फंक्शंस की बात करते हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि एक्सेल फंक्शंस के लगभग बुक में 2 चैप्टर हैं। हमारे सिलेबस में 4 तरह के फंक्शंस, 4 कैटेगरी ऑफ फंक्शंस हमें दिए गए हैं। पहला मैथमेटिकल है, दूसरा स्टैटिस्टिकल है, तीसरा फाइनेंशियल है और चौथा लॉजिकल है। लॉजिकल फंक्शन और फाइनेंशियल फंक्शन, ये फंक्शन का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है और किसी न किसी फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर आपको एक बार और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि फंक्शंस की प्रैक्टिस आपको कंप्यूटर पर ज़रूर करनी चाहिए। इसको पढ़कर, इसको थ्योरिटिकल पढ़कर इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। मैं अपनी क्लास में अक्सर एक एग्जाम्पल देता रहता हूँ, वो एग्जाम्पल आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। ये एक एक्सपीरियंस भी है। मैं चाय बनाने की किताब को पढ़कर चाय बनाने की विधि सीख लेता हूँ, और उसको मैं कहीं पर मुझे उसको लिखना है और मैं उसको लिखता हूँ कि चाय बनाते हुए बर्तन लो, फिर उसमें कितना पानी डालो, कितना चीनी डालो, कितना पत्ती डालो, और चाय इस तरह तैयार हो जाती है। लेकिन मैं एक लाइन लिखना भूल जाता हूँ कि चाय को गैस पे या चूल्हे पे चढ़ाना भी चाहिए। अगर मैं ये लाइन भूल गया तो इसका मतलब मैं सारी की सारी मेहनत बेकार। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर के इस वाले पेपर में जो बच्चे गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो बुक से पढ़कर चले जाते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते। उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के अगर आप करेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि कई सारी लिमिटेशंस हैं। अगर आप कंप्यूटर पे जब इन एक्सेल फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो आपको ये पता लगेगा
कि इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए हमें कंप्यूटर की कई लिमिटेशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। कई बार आप इस बात को लेकर असमंजस में भी पड़ जाते हैं कि जैसा रिजल्ट हमने ढूंढा था या जैसा रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किया था कंप्यूटर में फीड करने के बाद उस जैसा रिजल्ट हमें नहीं मिला। तो हमें क्या उसके लिए कॉम्बिनेशंस, क्या उसके लिए फॉर्मूलाज में, क्या उसके लिए हमें अपने काम जो हमने फंक्शन अप्लाई किया उसमें क्या थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा जिससे हमारा एग्जैक्ट आंसर आ सके। ये तभी पता लग पाएगा जब आप इसको कंप्यूटर पर कर देखोगे। मैं बार बार इसलिए इसको बोलता रहता हूँ क्योंकि कंप्यूटर के पेपर में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसके साथ साथ हमें दूसरे फंक्शंस की भी हेल्प लेनी पड़ती है ताकि हमें हमें ये पता लग सके एग्जैक्टली कि हमारा रिजल्ट ठीक आएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ आपको, अगर हम पीएमटी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, पीएमटी फंक्शन एग्जैक्टली हमारा होता है ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम सीधा पीएमटी फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट गलत आएगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ता है क्योंकि हमारी कुछ पेमेंट्स हैं, वहाँ पर हमें माइनस साइन अप्लाई करना पड़ता है, तभी हमारा रिजल्ट सही होता है। अगर आप सीधा कंप्यूटर पर उसको करके देखेंगे तो रिजल्ट में आपको डॉलर साइन में मिलेगा, आपको वहाँ सिंबल भी चेंज करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें लगता है कि हमें आता है या फिर हमने इसको पढ़ लिया है या फिर हमने इसको किसी 10 ईयर से या बुक से देख लिया है, लेकिन उसको जब तक आप करके नहीं देखेंगे आपका रिजल्ट गलत होने के चांसेस बना रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ और आप सब लोगों को, सब बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि फंक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये 4 कैटेगरी ऑफ फंक्शंस आपके सिलेबस में, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल और लॉजिकल। ये चारों फंक्शंस में, ये चारों कैटेगरी ऑफ फंक्शंस में बहुत सारे अदर फंक्शंस भी इन्वॉल्व हैं। फंक्शन होता क्या है, शुरुआत यहाँ से करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? फंक्शन है क्या चीज़? फंक्शन एक इनबिल्ट प्रोग्राम है। अब यहाँ वर्ड मैं प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम कुछ इंस्ट्रक्शंस के सेट को मिलाकर बनाया जाता है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा है, सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स के या मॉड्यूल्स को मिलाकर बनाया जाता है। ये मॉड्यूल भी एक प्रोग्राम की तरह काम करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल एसक्यूएल का ले लेता हूँ। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन के लिए अलग प्रोग्राम है, यानी अलग मॉड्यूल है। एग्ज़ाम के लिए अलग मॉड्यूल है, अकाउंट्स के लिए अलग है, और फिर आपका पीसीपी है उसके लिए अलग है। आपका इस तरह सारी चीज़ें अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड की हुई हैं। अब ये मॉड्यूल्स अलग अलग क्यों बनाए गए हैं, ये प्रोग्राम्स अलग अलग क्यों बनाए गए हैं? टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के काम आ रहे हैं। अब यहाँ पर फंक्शन और प्रोग्राम और मॉड्यूल, ये तीनों के तीनों चीज़ें लगभग सेम हैं। ये किस तरह का काम कर रही हैं? जैसे एडमिशन है तो एडमिशन के उसमें जाएंगे तो हमें एडमिशन से रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी। तो ये सारे के सारे परफॉर्म कैसे करते हैं? ये सारे के सारे मॉड्यूल्स इकट्ठे मिलकर सॉफ्टवेयर अम्ब्रेला के अंदर काम करते हैं। एडमिशन, एग्जामिनेशन, पीसीपी, अकाउंट्स, ये सारे के सारे पार्ट हैं किसके? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के सॉफ्टवेयर के। और इसमें ये छोटे छोटे फंक्शंस या छोटे छोटे इवेंट्स या छोटे छोटे मॉड्यूल्स या छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड किए हैं। अब यहाँ से दोबारा मैं आपको अपने उसी फंक्शन पर लेके जाता हूँ कि प्रोग्राम है क्या या फंक्शन है क्या। फंक्शन भी एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसका नाम डिफाइन किया हुआ होता है और ये भी बताया जाता है उसके नाम से ये किस तरह का काम करेगा। जैसे प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम एडमिशन का है तो आप एडमिशन के प्रोग्राम को ओपन कर लेते हो तो एडमिशन से रिलेटेड आपको हेल्प मिल जाती है। एग्ज़ाम का ओपन करते हो तो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको हेल्प मिल जाती है।
पीसीपी का खोलते हो तो पीसीपी से रिलेटेड आपको हेल्प मिल जाती है। यहाँ पर भी इसी तरह जो मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल और लॉजिकल हमारे फंक्शंस हैं, उनके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। अब इन 4 कैटेगरी ऑफ फंक्शंस, वैसे तो 11 और 12 हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ ये 4 ही हैं। तो इन चारों को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं सबसे पहले आपके पास फंक्शंस में शुरू करने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ कि आपको कुछ बच्चों को एक स्पेसिफिक फंक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी, वो प्रॉब्लम आती होगी पीएमटी फंक्शन में। पीएमटी फंक्शन का मतलब लोन फंक्शन से भी है, लोन शीट से भी है। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि हम जो भी फंक्शन ट्राई करेंगे, उस फंक्शन को हमें ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि फंक्शन पर अप्लाई करते वक्त हमारे पास उसका एग्जाम्पल भी होना चाहिए। आप सबके पास बुक्स होंगी, आपने वो बुक्स में से इन फंक्शंस को उठाएं, इन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को उठाएं, उसको अपने कंप्यूटर पर जाकर एक्सेल शीट में इन फंक्शंस को ट्राई करें। यू विल गेट सो मच एक्सपीरियंस, आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा और वही एक्सपीरियंस आप अपना राइटिंग में एग्जीक्यूट करें। राइटिंग में एग्जीक्यूट करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपने फंक्शन ट्राई किया, उस फंक्शन को ट्राई करते हुए आपने कंप्यूटर पर क्या क्या स्टेप्स किए, वो स्टेप्स ही आपको अपने पेपर में लिखने हैं। क्योंकि आप पेपर में लिखकर वही चीज़ें आते हैं जो आप किताबों से पढ़ के चले जाते हैं और उसमें कई चीज़ें मिसिंग होती हैं, जिसकी वजह से स्कोर पूरा नहीं आ पाता है। जितना स्कोर आप लाना चाहते हैं उतना स्कोर आपको नहीं मिल पाता है। कुछ बच्चों का यहाँ पर ये भी कहना है, जो मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में लिए, उनका ये भी कहना है कि सर फंक्शंस में हमारे को प्रैक्टिस जो है वो करने की ज़रूरत है या नहीं। बिल्कुल आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। मैं इस बात को पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बिना प्रैक्टिस के आप फंक्शंस बिल्कुल ऐसे ट्राई करने की कोशिश मत करना। थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे फंक्शंस को करने की, तभी आप उसका एग्जैक्ट रिजल्ट लिख पाएंगे, नहीं तो फंक्शंस में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ। आप उस स्लाइड पे अच्छे से देखेंगे, फिर आप उसको फंक्शन को धीरे धीरे समझते जाएंगे। मैं शुरू कर रहा था अपनी स्लाइड को, यहाँ पर आप थोड़ा सा और आगे ध्यान देंगे कि आप किस तरह से इसको करेंगे। मैं आपसे अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। मैं आपसे ये स्लाइड शो जो है ये स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। Some of the commonly used functions are in your syllabus: mathematical, statistical, financial और logical। आपके सिलेबस में ये 4 कैटेगरी ऑफ फंक्शंस हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हमें फंक्शन को लिखने के लिए क्या काम करना होता है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन लगभग 10 नंबर तक का फंक्शन के बारे में लिखने के लिए आता है, चाहे वो 2 फंक्शंस का डिफरेंस हो, चाहे वो अलग अलग फंक्शंस के बारे में दिया गया हो। और नॉर्मली तो एग्जामिनर इस तरह से दे देता है कि आप कोई भी 2 स्टैटिस्टिकल या 2 मैथमेटिकल या 2 फाइनेंशियल या 2 लॉजिकल फंक्शंस का एग्जाम्पल दें और उसको एलेबोरेट करें। और साथ ही साथ कई बार वो इसी फंक्शन से मिलते जुलते आप इसी कैटेगरी ऑफ फंक्शंस में आते हुए जो सब फंक्शंस आते हैं इसके अंदर, उनका भी आपको सीधा दे देता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पीएमटी फंक्शन, टीपीएमटी फंक्शन, आईपीएमटी फंक्शन, या तो वो कई बार सीधा दे देता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पीएमटी फंक्शन, आईपीएमटी फंक्शन एंड टीपीएमटी फंक्शन। या तो वो सीधा इस तरह से दे देता है, या फिर कई बार वो बोल देता है एक्सप्लेन एनी 2 फाइनेंशियल फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल।
यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कोई भी दो सेलेक्ट कर सकते हो, PMT, IPMT या PPMT। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन को, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, फंक्शन का मतलब प्रोग्राम से है, और ये प्रोग्राम इनबिल्ट प्रोग्राम है, ये बने हुए प्रोग्राम है, और इनको इस तरह से बनाया गया है ताकि इसके नाम से ही पता लग जाए कि कौन सा फंक्शन किस तरह का काम करता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, कोई भी फंक्शन अगर आप किसी भी सेल में लिखते हैं तो सबसे पहले आप इक्वल्स टू लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर उसके पैरामीटर्स लिखेंगे। सबसे पहले इक्वल्स टू, उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन, के फंक्शन का क्या नाम है, और बाद में उसके पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स तीन तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। आप सीधा वैल्यू भी लिख सकते हैं, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। दूसरा सेल रेफरेंस, आप सेल का रेफरेंस भी लिख सकते हैं। जैसे सम फंक्शन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सबसे पहले मैंने इक्वल्स टू लिखा, फिर उसके बाद सम लिखा। सम का मतलब मैथ्स का फंक्शन है, समझ में आता है, और किस काम आ रहा है, जोड़ने के। बिल्कुल ठीक, ये जोड़ने के काम आ रहा है, सम करने के काम आ रहा है। लेकिन किन को सम करने के काम आ रहा है, ये ब्रैकेट में हम लिखेंगे। ये ब्रैकेट में जब हम लिखते हैं तो हमें तीन चीजों का, तीन ढंग से इसको हम लिख सकते हैं। पहला, हम वैल्यूज सीधा इसमें लिख सकते हैं। दूसरा, हम इसमें सेल का रेफरेंस लिख सकते हैं कि हमें कौन कौन से सेल रेफरेंस करने हैं। तीसरा, हम सेल का रेफरेंस फ्रॉम एंड टू से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ वो फ्रॉम एंड टू इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आप इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर अक्सर बन जाता है, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड सेल रेफरेंस। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर आपकी, आप यहाँ कौन कौन सी सीधा वैल्यूज को यूज कर रहे हैं उससे मतलब है, और सेल रेफरेंस का मतलब है आप सेल का रेफरेंस डाल रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप सेल का रेफरेंस डालें। सेल का रेफरेंस डालने का फ़ायदा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर कोई नंबर चेंज हो जाता है या गलती से कोई आपने नंबर गलत एंट्री किया हुआ है और आप वो नंबर चेंज कर रहे हो, तो सेल रेफरेंस के केस में रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। रिजल्ट आपका कभी भी नहीं बदलता है। आपका रिजल्ट हमेशा, अपने आप को रिजल्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो रिजल्ट अपने आप वैसा का वैसा रिफ्लेक्ट होता है। एक एग्जांपल से बताता हूँ, अगर आपने तीन नंबर्स को सम करना है या टोटल करना है और आप उसके लिए एक फंक्शन लगा रहे हैं सम फंक्शन, और सम में लिख रहे हैं सम, ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं 10, 20, 30, एब्सोल्यूट वैल्यू का एग्जांपल है। जब आप इसका टोटल देखेंगे तो आपको 60 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई करेक्शन करते हैं 10, 20, 30 में से, अगर आपको लगता है अरे यार वो 10 नहीं था 20, 20, 30 था, तो जब आप करेक्शन करते हैं उसमें 20, 20, 30, तो रिजल्ट आपका 70 अपने आप नहीं होगा, वो आपका 60 का 60 ही रहेगा, क्योंकि आपने वहां पर फॉर्मूला में उसको चेंज नहीं किया। आपको फॉर्मूला में जाकर वैल्यू भी वहां दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। ये एक प्रॉब्लम है सीधा वैल्यू लिखने में। लेकिन अगर आप सेल का रेफरेंस लिखते हैं, जैसे सम इक्वल, पहले इक्वल्स टू, फिर सम, फिर ब्रैकेट में A1, A2, A3, या फिर A1 कोलन A3, इन दोनों में से किसी को भी लिख देते हैं तो रिजल्ट 10, 20, 30 का 60 आएगा। और आप वैल्यू चेंज करके अगर देखेंगे 10 की जगह 20 करेंगे तो रिजल्ट आपका अपने आप चेंज हो जाएगा, 60 का अपने आप 70 हो जाएगा। आप जितनी मर्जी बार ट्राई कर लीजिए, आप जब भी कोई वैल्यू चेंज करेंगे आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो फॉर्मूला वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो उस सेल रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है जो कि आपने मेंशन किया हुआ है। वैल्यू पे वो डिपेंड नहीं करेगा फॉर्मूला, वो डिपेंड करेगा सेल के रेफरेंस पे। उस सेल के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वैल्यू उसके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि जो भी पैरामीटर्स हैं, सम का नाम जो है, जो सम एक फंक्शन का जो नाम है, फंक्शन का नाम कैन नॉट बी चेंज। फंक्शन का नाम आप अपनी तरफ से मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन पैरामीटर्स कैन बी चेंज। पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हैं, उसमें आप अपनी कुछ कॉम्बिनेशंस, मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस को भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। क्यों फंक्शन का नाम चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि फंक्शन का नाम एक प्रोग्राम का नाम भी है, इसलिए आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फंक्शन कि स्ट्रक्चर क्या है फंक्शन का। तो फंक्शन का स्ट्रक्चर में सबसे पहले इक्वल्स टू, जब भी आप फंक्शन लिखेंगे तो आपको इक्वल्स टू लिखना है। दूसरा उसमें आता है आपका नेम ऑफ द फंक्शन कि फंक्शन का क्या नाम होगा, और तीसरा उसमें आता है पैरामीटर। स्ट्रक्चर के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखने वाली होती है कि स्ट्रक्चर में तीन चीजों को आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है कई जगह पर इसको, और कई जगह पर इसको सेल रेफरेंस के रूप में बोला जाता है, और कई जगह पर इसको पैरामीटर्स के रूप में भी बोला जाता है। आप ये तीनों चीजें एक हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी तरह का। किसी भी फंक्शन को आप अप्लाई करेंगे तो आपके आर्ग्यूमेंट्स वो चेंज हो सकते हैं, आपके सेल रेफरेंसेस वो चेंज हो सकते हैं, आपके पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस की हेल्प से अपने फंक्शन में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन नेम ऑफ द फंक्शन विल रिमेन सेम। फंक्शन का नाम कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो प्रोग्राम का नाम है, वो प्रोग्राम आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये इनबिल्ट प्रोग्राम है। अब बात करते हैं दोबारा से स्ट्रक्चर ऑफ ए फंक्शन, पैरामीटर ऑफ ए फंक्शन। एक छोटे से एग्जाम्पल को मैं आगे कैरी ऑन कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है और उनकी रिक्वेस्ट आ रही है कि एक बार बता दीजिए दोबारा एब्सोल्यूट वैल्यू और सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट वैल्यू के केस में आपको क्या करना होता है? आपने एक फंक्शन लिखा, मान लीजिए सम फंक्शन इक्वल्स टू सम। आपने जब सम फंक्शन लिखा तो सम के अंदर आप पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स आप दो तीन तरह से दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं 10, 15 इस तरह से कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, और सबसे नीचे टोटल लिया हुआ है। टोटल जब आप करते हैं तो उसके लिए आप दो या तीन तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दो तरीके हैं, पहला होता है आप सीधा वैल्यूज लिखकर, और दूसरा तरीका है आप सेल का रेफरेंस लिखकर उसे करें। जैसे मैंने स्ट्रक्चर की बात की थी, सबसे पहले इक्वल्स टू के बाद सम फंक्शन आप लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपके पास वही दो तरीके हैं, पहला वैल्यूज लिख के करने का और दूसरा सेल रेफरेंस लिखने का। आपने वैल्यूज डाल दी, उसमें 10, 15, 32, 25, 25, 63, 24, 5, 36, 45, यू विल गेट रिजल्ट 280। आपका रिजल्ट 280 आ गया। दूसरा तरीका ये था कि आपने लिखा इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद A1 से लेकर A10 तक, A1 : A10। ये दूसरा तरीका है। मैं इस दूसरे तरीके को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया क्यों बेहतर समझता हूँ। इफ देयर इज एनी चेंज इन एनी ऑफ द वैल्यू, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली गेट चेंज्ड। आपके कोई भी जो भी आपने वैल्यूज ऊपर 10 कॉलम्स में लिखी हैं, अगर वो वैल्यू आप कोई भी चेंज करते हो तो आपका रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। आप 10 की जगह 20 लिखते हो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली 290 हो जाएगा। लेकिन पहले वाले केस में जहाँ पर आपने सम के अंदर वैल्यूज लिखी थी, वहाँ पर भी आपको दोबारा चेंज करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है, जो कि बार बार करने में गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब इस फंक्शन से आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल फंक्शन की तरफ। इस फंक्शन का बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी है और वो इस फंक्शन को समझना चाहते हैं। और यहाँ पर आप इस फंक्शन को समझने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि फाइनेंशियल फंक्शंस की कैटेगरी में तीन फंक्शंस आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक फंक्शन का नाम है पीएमटी फंक्शन, दूसरे फंक्शन का नाम है आईपीएमटी फंक्शन, और तीसरे फंक्शन का नाम है पीपीएमटी फंक्शन। ये पीएमटी फंक्शन है क्या चीज़? पीएमटी फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट द पेमेंट। अब ये पेमेंट किस तरह से निकालना चाहते हैं? हम कोई चीज़ का लोन लेते हैं, हमें उसको लोन को चुकाना है। ईएमआई का प्रोसीजर बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जो बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। आईसीआईसी बैंक ने ईएमआई प्रोसीजर को सबसे पहले इंडिया में लॉन्च किया था, और ये ईएमआई का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर हुआ कि अब हर आदमी हर छोटी से छोटी चीज़ को ईएमआई में लेता है।
लेकिन ये EMI कैलकुलेट कैसे की जाती है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। EMI को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन के अलावा एक्सेल में एक बहुत पॉपुलर फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है PMT फंक्शन। PMT is a payment function which is used for calculation of installment. अब ये जो इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट की जाती है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि PMT फंक्शन जो भी कैलकुलेट करता है बाय डिफॉल्ट वो ईयरली कैलकुलेट करता है। उसमें अगर हमें मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली करना हो तो उसके लिए हमें थोड़े से कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह के कॉम्बिनेशंस की वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखें कि वो ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट करता है। अब मंथली कैलकुलेट कराना हो तो फिर मंथली के लिए हमें उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस करने पड़ते हैं, और अगर हम क्वार्टरली करना चाहते हैं फिर थोड़े कॉम्बिनेशंस करने पड़ते हैं, और हाफ ईयरली करना है तो उसके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस थोड़े से इसमें करने पड़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर PMT फंक्शन के बारे में थोड़ा सा सिंटेक्स दिया हुआ है। PMT फंक्शन में पैरामीटर्स कौन से हैं, देखिए मैं यहाँ दोबारा आपको बोल रहा हूँ कि आप जो भी फंक्शन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको एक बार कंप्यूटर पे प्रैक्टिस ज़रूर करके देखें, क्योंकि पढ़ लेने से फंक्शन आपका इतना क्लियर नहीं होता है जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे। क्योंकि आपको यहाँ पर फंक्शन को कर लेने के बाद भी कुछ मिस्टेक्स मिलेंगी। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये अक्सर बच्चों के साथ प्रॉब्लम रहता है कि वो इसको करके नहीं देखते और उनकी गलतियाँ रह जाती हैं। PMT फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा। PMT फंक्शंस के अंदर 5 पैरामीटर्स हैं। ये 5 पैरामीटर्स में से हम लोग सिर्फ 3 ही को इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 को इस्तेमाल कर पाते हैं। सबसे पहला पैरामीटर, आपको फंक्शन लिखने का जो स्ट्रक्चर बताया था, इक्वल्स टू के बाद PMT के बाद ब्रैकेट के बाद रेट इसका पहला पैरामीटर है। यहाँ नीचे भी इसके अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट फॉर अ लोन। आपने जो भी लोन का लिया है, चाहे वो कितनी भी अमाउंट का लोन लिया है, अगर हम एक एग्जाम्पल को आगे करेंगे तो मैं वहाँ पर बताऊँगा कि आपने इतनी अमाउंट का लोन लिया है, इतने टाइम पीरियड के लिए आपने लोन लिया है, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया है। हम लोग अच्छे से करते रहे हैं, बहुत मैथ्स अच्छे से करते रहे हैं, हमें पता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम, इसके बेसिस पर हम आराम से अपने इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथ्स में हमने इसको बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हम फंक्शन में अप्लाई करते हैं उसको, तो हमें उनके स्टेप्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंक्शंस में यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि PMT फंक्शन में जो पैरामीटर्स हैं, क्योंकि कई बार ये थ्योरी में भी आपको आता है, एक्सप्लेन PMT फंक्शन एंड IPMT फंक्शन। PMT फंक्शन के बारे में बताइए, IPMT फंक्शन के बारे में बताइए, और इन दोनों को एग्जाम्पल की हेल्प से समझाइए। ये कई बार आ चुका है पेपर में, तो इसलिए भी ये आपको थ्योरी में भी थोड़ा सा इसके स्टेप्स पता होना ज़रूरी है। एक और चीज़ यहाँ पर आप लोगों को, आप सब बच्चों से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप इसको साथ के साथ इसमें कुछ 4 या 5 ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप उसको अपनी कॉपी पर लिख लेंगे तो वो पॉइंट्स आपको, जब आप थ्योरी में अटेम्प्ट करेंगे इस पेपर को, तो ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे लिखने में भी, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे कंप्यूटर पर, वहाँ पर भी ये आपको 5 पॉइंट्स बहुत हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट आपका आता है PMT फंक्शन। आप लिख सकते हैं PMT फंक्शन is a part of financial function. PMT function is a financial function. दूसरा, this function is used for calculation of installment. ये फंक्शन इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने के काम आता है। PMT function can calculate installments in monthly, half yearly, क्वार्टरली एंड ईयर। ये 4 तरह से कैलकुलेशन कर सकता है। मैथमेटिक्स में हम लोग बता रहे थे
कि 4 तरह की मिनिमम टाइप की होती हैं। जैसे अगर हमें कोई ईएमआई देनी है, या तो हम उसको मंथली देंगे, या फिर हम उसको क्वार्टरली देंगे, या हम उसको हाफ ईयरली देंगे, या फिर हम उसको ईयरली बेसिस पर पे करते हैं। तो पीएमटी उन चारों तरह की कैलकुलेशंस को हैंडल करता है। तीसरा पॉइंट, पीएमटी फंक्शन जो है ये अपने दो फंक्शंस के साथ और काम करता है, एक आईपीएमटी फंक्शन और एक पीपीएमटी फंक्शन। फिर इसका सिंटैक्स ऑफ पीएमटी फंक्शन जो कि आपकी स्क्रीन पर सामने है। सिंटैक्स में, पीएमटी फंक्शन के सिंटैक्स में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आता है रेट का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा आता है एनपीईआर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स फॉर अ लोन के लिए टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी आपने करनी है। तीसरा प्रेजेंट वैल्यू पीवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवी का हमें पता होना। प्रेजेंट वैल्यू, कितनी अमाउंट के ऊपर आपने लोन लिया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका लोन अमाउंट कितना है। जब आप ये चारों पॉइंट्स लिखेंगे, लास्ट में आप इसका 5वां पॉइंट एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे। एग्जाम्पल में आप दिखाएंगे कि मैंने इतनी अमाउंट का लोन लिया, इतनी अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, इतने टाइम पीरियड के लिए लोन लिया, और बाद में उसके बेसिस पे मेरा ईएमआई क्या कैलकुलेट होकर आया। ये एग्जाम्पल में आप अगर लिख देंगे कि 5 पॉइंट, किसी भी आप क्वेश्चन के, अगर थ्योरी का क्वेश्चन है, अगर आप उसमें ये 5 पॉइंट लिख देंगे तो आपके 5 नंबर बड़े आराम से आएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब ये पांचों पॉइंट्स आप मेंशन कर देंगे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बोला भी कि आप इस पांचों पॉइंट्स को अपनी कॉपी पर नोट कर लें। बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ये फंक्शन को, ये किसी भी तरह का, ये मैंने सिर्फ पीएमटी का फंक्शन ही नहीं लिखवाया, आप इन पांचों तरह के पॉइंट्स को हर फंक्शन के लिए लिखें। उसमें क्या होगा कि आपके ये पॉइंट्स बन जाएंगे। साथ ही साथ जब भी आप किसी फंक्शन को पढ़ेंगे तो वो पांचों के पांचों पॉइंट्स एक एक नंबर के, अगर एग्जामिनर एक एक नंबर भी एक पॉइंट पे अगर आपको देना चाहता है तो 5 पॉइंट्स को देखकर 5 नंबर आराम से दे देगा। और एग्जाम्पल तो सोने पे सुहागे का काम करता है। अगर आपने एग्जाम्पल किसी भी फंक्शन का लिख दिया तो आपके पॉइंट्स में अगर कोई कमी भी रह जाती है तो वो एग्जाम्पल से एग्जामिनर को ये बड़े आराम से समझ में आ जाता है कि आपका लॉजिक उस फंक्शन का बिल्कुल क्लियर है। एग्जामिनर ये समझ जाता है कि इस बच्चे ने करके देखा है, तभी वो उस एग्जाम्पल के बेस पे भी आपको पूरे के पूरे नंबर देता है। इसीलिए मैं आपको बार बार यहाँ पर बच्चों बोल रहा हूँ कि आप जब ये कोई भी किसी भी फंक्शन के बारे में लिखें तो उसका एग्जाम्पल जरूर कोट करें। एग्जाम्पल कोट करने से आपका कुछ भी छोटा मोटा अगर आपका पॉइंट रह जाता है तो वो वहाँ से कवर हो जाता है। अब इस पीएमटी फंक्शन को थोड़ा सा करते हैं, समझते हैं, और इसका मैं एग्जाम्पल आपको अभी कराऊंगा। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि पीएमटी फंक्शन करा दीजिए, तो आज मैं ये पीएमटी फंक्शन आपको इसीलिए करा रहा हूँ। पीएमटी फंक्शन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, मैं 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला, पीएमटी फंक्शन में क्या है। पीएमटी फंक्शन में पहला है रेट, दूसरा पैरामीटर है एनपीआर, तीसरा है प्रेजेंट वैल्यू। रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एनपीआर का मतलब है कितने टाइम पीरियड के लिए आपने लोन लिया है, पीवी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, कितने अमाउंट का आपने, कितनी लोन अमाउंट कितना है। उसके बाद 2 और चीज़ें आ जाती हैं, 2 और इसमें पैरामीटर्स हैं, एक फ्यूचर वैल्यू और एक टाइप। इसको हम यूज़ नहीं करते, इसलिए इसको मैंने नहीं बताया आपको, इसको आपने यूज़ भी नहीं करना है। फ्यूचर वैल्यू आगे से कितना इन्वेस्ट किया जाए या कितना हमें करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें फ्यूचर वैल्यू और टाइप को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक क्वेश्चन लेके करेंगे, इसको इसी बुक में एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है कि आप अगर, जैसे मैंने बताया मंथली के केस में क्या है, अगर आपने लो पीएमटी फंक्शन ने आपको जो भी कैलकुलेट करके आपको इंस्टॉलमेंट बताई है वो ईयरली बेसिस पे बताई है, अब आप उसको मंथली बेसिस पे करना चाहते हैं तो मंथली के केस में क्या होगा, मंथली के केस में आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो बढ़ जाएंगी। जैसे आपने एक लोन लिया 1 साल के लिए या आपने लोन लिया 5 सालों के लिए, तो पीएमटी आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स निकाल के दे देगा।
लेकिन अगर आप मंथली पे करना चाहते हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो जाएंगी? 60। 12 गुना 5, 60 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। तो 60 इंस्टॉलमेंट का मतलब आपको बार बार पे करना है, 60 बार पे करना है, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी जो आपका ईयरली बेसिस पर है वो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होगा। यानी मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट रेट अगर कैलकुलेट हो रहा है, एक साल में आपको 12% इंटरेस्ट देना है तो लगभग एक महीने में 1% के करीब देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट अगर मंथली के केस में करेंगे तो मंथली के केस में इंटरेस्ट को भी हम डिवाइड करेंगे मंथ्स के साथ। यहाँ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथ के केस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इंस्टॉलमेंट्स को। मान लीजिए 5 साल की इंस्टॉलमेंट है और मंथली निकालना चाहते हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 60 इंस्टॉलमेंट्स। और इंटरेस्ट के केस में हम डिवाइड करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 12 यानी एक महीने का। इंटरेस्ट आपका डिवाइड हो जाएगा मंथ्स में और इंस्टॉलमेंट्स आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी ईयर के साथ, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स आपकी ज़्यादा हो जाएंगी। इसी तरह बच्चों क्वार्टरली के केस में क्या होगा? क्वार्टरली के केस में इंस्टॉलमेंट 5 सालों के अगर इंस्टॉलमेंट्स हैं और आप क्वार्टरली दे रहे हैं तो क्वार्टर का मतलब महीने, 3 महीने में एक बार। 3 महीने में एक बार का मतलब ये है कि आप साल में 4 बार दे रहे हैं। तो 4 को आप 4 अगर एक साल में इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो 5 सालों में आपको कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ी? 20। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। इसी तरह इंटरेस्ट भी आपका डिवाइड हो जाएगा क्वार्टरली के केस में 12 डिवाइडेड बाय 4। आपका 5 जो है सालों के लिए इंटरेस्ट भी डिवाइड हो जाएगा और इंटरेस्ट भी आपका क्वार्टरली कैलकुलेट होगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है बच्चों कि जब भी हम इंटरेस्ट की बात करते हैं या जब भी हम क्वार्टरली या हाफ ईयरली या मंथली की बात करते हैं तो इंटरेस्ट आपका डिवाइड हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट डिवाइड क्यों हो रहा है और इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई क्यों हो रही है। क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स हमारी ज़्यादा हो जाएंगी इसलिए वो मल्टीप्लाई होंगी। इंटरेस्ट हमारा क्योंकि हम ईयरली नहीं, साल में एक बार ब्याज ना देके हम एक एक महीने में दे रहे हैं तो ब्याज हमारा हर महीने का थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। उस हिसाब से हम 12 बार ब्याज को दे रहे हैं तो ब्याज हर महीने में उतनी बार डिवाइड हो जाएगा, 12 महीनों में डिवाइड होगा। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं मंथली बेसिस पे तो हमारा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट जो है उसका कॉम्बिनेशन जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई का होता है। मल्टीप्लाई क्या होगा? इंस्टॉलमेंट, और डिवाइड क्या होगा? इंटरेस्ट। वेरी गुड, यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से इसको समझ रहे हो और ये चीज़ आप लोगों को आगे भी ध्यान रखनी है। छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए मुझे 20,000 रुपये का लोन लेना है या मैंने 20,000 रुपये लोन में लिए और एनुअल रेट जो है उसका 16% है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है विंडो पर, आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को पढ़िए, आपको एग्जाम्पल क्लियर हो रहा होगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये एग्जाम्पल आ गया है। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर ये एग्जाम्पल आ चुका है। द फॉलोइंग फॉर्मूला रिटर्न्स द मंथली पेमेंट ऑन ₹20,000 loan at an annual rate of 16% and that you must have to pay off in 20 months। आपको 20 महीने के लिए इंटरेस्ट पे करना है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है आपको। यहाँ पर आप ध्यान रखिए पीएमटी फंक्शन किस तरह से काम करेगा। छोटी सी चीज़ और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 16% है। लोन अमाउंट आपकी 20,000 है, 20 महीने में आपको ये पे करना है। तो आपके पास फॉर्मूला है पीएमटी। आप सबसे पहले इक्वल्स टू लिखेंगे, फिर पीएमटी लिखेंगे, पीएमटी के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको मैंने बताया था, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 16% क्या है? एनुअली। तो 16% अगर एनुअल है आपका और आपको मंथली पे करना है तो मैंने अभी आपको बताया था इंटरेस्ट मस्ट बी डिवाइडेड।
तो इंटरेस्ट अगर आप डिवाइड कर देंगे 12 से तो आपका इंटरेस्ट डिवाइड हो जाएगा। अब आपको उसके बाद सेकंड हमारा पैरामीटर है, क्या बताया था आपको, टाइम पीरियड। कितने टाइम पीरियड के लिए आपने वो लेना है, तो आप दूसरा टाइम पीरियड डालेंगे टाइम। और इसको यहाँ पर आप सेल रेफरेंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं B2 डिवाइडेड बाय 12 कॉमा B4 कॉमा B3। देखिए आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, रेट B2 में लिखा है, लोन B3 में लिखा है और टाइम जो है B4 में लिखा गया है। और PMT आपको कैलकुलेट करना है तो आप सीधा लिख सकते हैं इक्वल्स टू PMT ब्रैकेट स्टार्ट B2 डिवाइडेड बाय 12, B2 का मतलब रेट डिवाइडेड बाय 12 कॉमा B4 का मतलब टाइम NPR, राइट, वो 20 मंथ्स है तो सीधा आप 20 लिखेंगे, कॉमा आपके पास है लास्ट में लोन अमाउंट आपकी लिखी गई है B3 पर। आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि आपने वो लोन की पेमेंट देनी है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं, 100 में से 90 बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि आप इस स्टेप को ऐसे ही लेकर आ जाते हो, जो कि बुक्स में कई जगह पर मेंशन है, लेकिन आपको वो स्टेप समझ नहीं आता है। जब तक आप इसको नहीं करोगे ये स्टेप समझ नहीं आएगा। तो आपको यहाँ नेगेटिव वैल्यू क्यों मिलेगी, क्वेश्चन यहाँ आता है कि वाई विल गेट नेगेटिव वैल्यू, हमें नेगेटिव वैल्यू क्यों मिलने वाली है यहाँ पर, क्योंकि लोन जो है वो हमारे लिए पेमेंट है और PMT फंक्शन आपका पेमेंट अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो दैट अमाउंट हैज़ टू बी नेगेटिव, ये आपको नेगेटिव करना पड़ेगा। इसके लिए चाहे तो आप B3 के पहले माइनस लगाएं, या फिर जहां आपने लोन अमाउंट लिखा है 2,20,000 रुपये वहां पर माइनस लगाएं, या आपको दोनों में से किसी एक जगह पर माइनस साइन को लिखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। किसी बुक में, थोड़ी एडवांस बुक में, यहाँ पर एक फंक्शन को भी इसके साथ लगाया गया है, वो फंक्शन है एब्सोल्यूट फंक्शन, यानी फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन को लगाना, जिससे एब्सोल्यूट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है, नेगेटिव वैल्यूज को कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव वैल्यूज में। उसके लिए कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू अगर है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा पॉजिटिव वैल्यू में। बच्चों यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें नेगेटिव करना क्यों है, हमें B3 को या तो -3 करना होगा, या फिर लोन अमाउंट को माइनस करना होगा, या फिर PMT फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन लगाना होगा, वो है एब्सोल्यूट फंक्शन। PMT फंक्शन के साथ साथ दो फंक्शंस और जुड़े हुए हैं। PMT हमारा क्या कैलकुलेट करके दे रहा है, PMT फंक्शन हमारा इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करके दे रहा है। तो इसी तरह दो और फंक्शंस हैं इसी में, पहला है IPMT और दूसरा है PPMT। IPMT फंक्शन में और PPMT फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन PMT फंक्शन को अगर हमने समझ लिया तो IPMT और PPMT फंक्शन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। PMT फंक्शन ने क्या कैलकुलेट करके दिया हमें, इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ मंथली इंस्टॉलमेंट थी इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया, अगर क्वार्टरली होती तो किससे डिवाइड करता, 4 से डिवाइड करता, अगर हाफ ईयरली होती तो 2 से डिवाइड करता, और अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो मुझे कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधा लिखता PMT पहले इक्वल्स टू, फिर PMT B2 पर जो भी वैल्यू लिखी है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉमा टाइम पीरियड यानी NPR, वो टाइम का जो सेल रेफरेंस है वो रेफरेंस लिखता, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, जिस अमाउंट पर आपने लोन लिया है लोन अमाउंट वो लिख देता। मैं फिर यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, दो चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि लोन है हमारा, हमारी पेमेंट है, इसलिए हमें या तो लोन अमाउंट को माइनस में लिखना है। अगर हम लोन अमाउंट को माइनस में नहीं लिखते तो जब हम एक फंक्शन लिखेंगे तो जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू लिख रहे हैं वहाँ पर हम माइनस जरूर लिखना पड़ेगा हमें, नहीं तो हमारे कोई वैल्यू कंप्यूटर में नेगेटिव में दिखाएगा। तो नेगेटिव को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जा सकता है, इसलिए जब हम इसको कंप्यूटर पे करते हैं तो हमें माइनस साइन लगाना पड़ता है। या फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि यहाँ पर आप एब्सोल्यूट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। PMT फंक्शन के ऊपर एक एब्सोल्यूट फंक्शन को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। PMT फंक्शन जो एक
पेमेंट कैलकुलेट कर रहा है, एक तरह का आप इसको इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर रहा है, तो इंस्टॉलमेंट में दो पार्ट होते हैं। कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर आप निकाल रहे हैं तो वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। पहला उसमें कंपोनेंट होता है इंटरेस्ट का और दूसरा कंपोनेंट होता है प्रिंसिपल का। बिल्कुल ठीक, यहाँ बच्चों को ये पता है क्योंकि हमने ये बहुत पहले से मैथ्स पढ़ते आए हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं कोई भी इंस्टॉलमेंट में। शुरू शुरू में प्रिंसिपल का कंपोनेंट बहुत कम होता है, इंस्टॉलमेंट का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा, इंटरेस्ट का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आपकी पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स आपकी बढ़ती रहती हैं, आगे चलती रहती हैं, इंटरेस्ट का कंपोनेंट कम होता जाता है और प्रिंसिपल का कंपोनेंट बढ़ता जाता है। ये एक फीचर है कि इंटरेस्ट आपका शुरू शुरू में ज़्यादा होता है, ज़्यादा लिया जाता है, धीरे धीरे इंटरेस्ट का कंपोनेंट कम कर दिया जाता है और प्रिंसिपल का कंपोनेंट बढ़ा दिया जाता है। ये ईएमआई का फीचर है, इसमें सारी इक्वल होती हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, इसीलिए आपको ये पता नहीं लगता है कि प्रिंसिपल कितना था और इंटरेस्ट कितना था। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर हमें सिर्फ प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है किसी भी इंस्टॉलमेंट में, अगर हमने प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है अगर वो कैलकुलेट करना है, तो वैसे तो हमें मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ये हम कर लेते हैं, हम निकाल सकते हैं इस तरीके से कि किस तरह के हम कितना है प्रिंसिपल दे रहे हैं या कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर हम प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम से करेंगे तो हमें इंटरेस्ट पता लग जाएगा। इंटरेस्ट को अगर हम ईएमआई जो हमने निकाली है या जिसको हम इंस्टॉलमेंट अपने शब्दों में बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट जो भी निकाली है, अगर इंटरेस्ट में से इंस्टॉलमेंट अमाउंट को माइनस कर दें, विल गेट प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, पीएमटी ने हमें क्या कैलकुलेट करके दिया, पीएमटी ने हमें इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करके दिया। तो आईपीएमटी और पीपीएमटी दो ऐसे फंक्शंस हैं। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इन द पेमेंट, किसी भी पेमेंट में इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है वो हम सीधा का सीधा निकाल सकते हैं आईपीएमटी फंक्शन की मदद से। पीपीएमटी फंक्शन फिर किस तरह का है, देखिए इसके पहले पीएमटी के आगे पी लगा दिया, पी का मतलब है प्रिंसिपल, आईपीएमटी भी पीएमटी का ही पार्ट है, पीएमटी के आगे आई लगा दिया तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, पीएमटी के आगे पी लगा दिया तो वो प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करेगा। आईपीएमटी प्लस पीपीएमटी इक्वल्स टू पीएमटी। अगर मैं सीधा सीधा आपको बोलूं कि पीएमटी जो है इसका टोटल कैसे निकलेगा, तो आईपीएमटी प्लस पीपीएमटी इक्वल्स टू पीएमटी। पीएमटी निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा, अगर मैं आईपीएमटी निकाल लूँ उसमें प्लस कर दूँ पीपीएमटी और फिर उसमें मैं जोड़ दूँ बच्चों। यहाँ पर इस फंक्शन को करते हुए ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पीएमटी के आगे अगर आई लगा हुआ है तो आईपीएमटी हो जाएगा, और आईपीएमटी का मतलब क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होने पे। पीएमटी के आगे अगर पी लगा है तो इसका मतलब क्या है आपका पेमेंट, पेमेंट का मतलब है आपकी टोटल कितनी पेमेंट में आपने दी है, लेकिन अगर पीपीएमटी लगा है तो इसका मतलब आपने प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे किया है, पीपीएमटी प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट, आईपीएमटी इंटरेस्ट अमाउंट पेमेंट। तो ये फंक्शन में आपको नाम से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आईपीएमटी लिखा है तो आईपीएमटी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन पेमेंट, और अगर पीपीएमटी लिखा है तो इसका मतलब है प्रिंसिपल इन पेमेंट, यानी आईपीएमटी प्लस पीपीएमटी इक्वल्स टू पीएमटी। यहाँ पर आप ध्यान से समझें इसको। अच्छा, अब आगे चलते हैं इसमें। इसी फंक्शन में दो और चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग सी हैं, आपको अच्छे भी लगेगा, समझने में भी बहुत आसान लगेगा अब आपको, वो है इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल अमाउंट का कॉम्बिनेशन। एक एग्जाम्पल की बात कर रहा था, एक एग्जाम्पल में मैं आपको थोड़ा सा करा देता हूँ। ये पीएमटी फंक्शन, ये देखिए पीपीएमटी फंक्शन की बात कर रहा हूँ। पीपीएमटी फंक्शन और आईपीएमटी फंक्शन, ये सिर्फ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। पीपीएमटी फंक्शन आपका प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट बताएगा, आईपीएमटी फंक्शन आपकी इंटरेस्ट अमाउंट की पेमेंट बताएगा।
और ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें पीएमटी फंक्शन मिलता है, यानी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। यानी एक इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, अगर हमें उसको फाइंड आउट करना है तो हम यूज करेंगे पीएमटी फंक्शन। और अगर एक इंस्टॉलमेंट में अगर इंटरेस्ट हमें सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आईपीएमटी फंक्शन। आप कई बार पेपर में हमें दिया जाता है कि आप सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट बताएं, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बताएं या सेकेंड ईयर का बताएं। कई बार तो वो सीधा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट पूछता है कि आपकी 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 10 इंस्टॉलमेंट में से थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपका कितना इंटरेस्ट था, यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट जो भी आपने निकाली है उसमें इंटरेस्ट कितना था, या थर्ड इंस्टॉलमेंट जो भी आपने निकाली है उसमें प्रिंसिपल कितना था। तो उसको हम सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं पीपीएमटी फंक्शन से। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो पीपीएमटी, और अगर इंटरेस्ट निकालना है तो आईपीएमटी फंक्शन। बिल्कुल यहाँ पर बच्चों का रिस्पांस उसी हिसाब से आ भी रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम पीपीएमटी फंक्शन या आईपीएमटी फंक्शन लगाते हैं तो वहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर मिल जाता है। एक्स्ट्रा पैरामीटर का मतलब, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपकी सिंटेक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है, काफ़ी बड़ा सिंटेक्स है, लेकिन ध्यान से देखिए, आपके लिए सारे स्टेप सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, आपको पहली 4 चीज़ें ही करनी है। पीएमटी में हमने 3 लिए थे पैरामीटर्स, यहाँ हम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लेने जा रहे हैं, यहाँ पर 4 पैरामीटर्स हो जाएंगे। उसका रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पीएमटी फंक्शन, आप फंक्शन लिखते हैं तो आपको सबसे पहले इक्वल्स टू लगाना है, इक्वल्स टू के बाद पीपीएमटी फंक्शन लिखना है, फिर आपने ब्रैकेट में लिखना है रेट, रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट से है, पीईआर, पीईआर का मतलब है आपका टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आपने निकालना है। यहाँ पर आपकी ड्यूरेशन से मतलब है, पीईआर का मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप निकालना चाहते हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, रेंज भी हो सकती है, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, या फिर आपका किसी एक साल में या दूसरे साल के लिए या सिर्फ तीसरे साल के लिए। तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर लिखा पीईआर में अगर आपने 3 लिखा तो वो थर्ड ईयर के लिए निकाल लेगा, लेकिन अगर आपने लिखा 3/36 तो इसका मतलब आपका क्वार्टरली निकालने जा रहा है वहाँ पर। अगर आपने 1/4 लिखा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या, एक साल में चौथी क्वार्टर इंस्टॉलमेंट। अगर आप मंथली निकालना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ आप इसको सीधा वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि इंस्टॉलमेंट अगर मंथली करनी है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इंस्टॉलमेंट्स को और इंटरेस्ट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर इंटरेस्ट को इसी तरह ये पीईआर हमारा काम करता है। पीईआर का मतलब है यहाँ पर टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के लिए हम निकालना चाहते हैं। मैं एग्जांपल सिंपल लिखता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे 5 सालों के लिए कोई लोन लिया है और मैं तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट निकालना चाहता हूँ कि तीसरे साल में मुझे प्रिंसिपल अमाउंट कितना देना है या मुझे इंटरेस्ट अमाउंट कितना देना है। पहले प्रिंसिपल निकाल के देखते हैं, फिर इंटरेस्ट निकाल के देखेंगे। प्रिंसिपल अगर निकालना है तो मेरा कितना प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है। देखिए यहाँ पर पहला है पीएमटी, पीएमटी के अंदर है पहला पैरामीटर रेट, रेट, और दूसरा पैरामीटर है हमारा पीईआर, पीईआर का मतलब है यहाँ पर टाइम पीरियड, तीसरा पैरामीटर है एनपीआर, चौथा पैरामीटर है प्रेजेंट वैल्यू। ये देखिए मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, अगर तो आप सीधा देख सकते हैं पहला पैरामीटर है रेट, दूसरा पैरामीटर है पीईआर टाइम पीरियड, तीसरा पैरामीटर है ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए आपने लोन लिया है वो वाला, और चौथा पैरामीटर है प्रेजेंट वैल्यू, जिस अमाउंट के लिए आपने लोन लिया है। पांचवा और छठा, प्रेजेंट वैल्यू के बाद फ्यूचर वैल्यू और टाइप, इसको आप मेंशन, आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, दोनों आप इसको छोड़ सकते हैं। अब आपको मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप कॉपी पेंसिल या रजिस्टर पेन आपके पास है तो आप इसको इस पॉइंट को यहाँ नोट कर सकते हैं कि जैसे मैंने 5 पॉइंट्स पीएमटी फंक्शन लिखवाते हुए आपको बताए थे, वो 5 पॉइंट यहाँ भी रख सकते हैं। कि पहला पॉइंट है कि पीपीएमटी फंक्शन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन। दूसरा, इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट,
तीसरा, it also helps in calculation of principal amount for a specific time period. किस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप निकालना चाहते हैं, चाहे वो मंथ हो, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो हाफ ईयर हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, किस ढंग से आप निकालना चाहते हैं आप उसको आराम से मेंशन कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट, चौथा है इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स में आप दिखा सकते हैं पीएमटी ब्रैकेट में रेट कॉमा फिर एनपीआर, फिर पहले पीएमटी, फिर रेट, फिर पीईआर, फिर एनपीआर, फिर प्रेजेंट वैल्यू, फिर फ्यूचर वैल्यू और फिर टाइप। फ्यूचर वैल्यू और आप टाइप को छोड़ सकते हैं, आप उसको फिर डिस्क्राइब करेंगे। रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर पर पीरियड। तीसरा, दूसरा इसमें आता है पीईआर, स्पेसिफाइज द पीरियड एंड मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 1 to एनपीआर। कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप लेना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तीसरा एनपीआर, टोटल ड्यूरेशन, आपकी एक्चुअल में लोन की ड्यूरेशन कितनी थी वो आप दिखाना चाह रहे हैं। और लास्ट में है प्रेजेंट वैल्यू, कितनी अमाउंट का आपके पास लोन था। ये पैरामीटर जब आप लिखेंगे, और इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। उस एग्जांपल में आप ये बताएंगे कि मैंने लोन लिया 1,20,000, 12 सालों के लिए लिया, 12% इंटरेस्ट में लिया और उसका मैंने EMI कैलकुलेट किया पर साल के लिए। जब आप पर ईयर के लिए EMI कैलकुलेट या इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे पीएमटी फंक्शन। जब अगर आपसे पूछा गएगा कि सेकेंड ईयर में आपने कितना इंटरेस्ट, कितना प्रिंसिपल अमाउंट दिया, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे पीपीएमटी फंक्शन। पीपीएमटी फंक्शन में क्या लिखेंगे आप, पीपीएमटी फंक्शन में सबसे पहले पीपीएमटी इक्वल्स टू, फिर पीपीएमटी फंक्शन पीपीएमटी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर रेट 12% है, कॉमा दूसरे साल के लिए निकाल रहे हैं तो 2, कॉमा 2 सालों के लिए है तो 2 लगाएंगे, और लास्ट में 1,20,000 है तो माइनस 1,20,000 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और जब आप इसको एंटर प्रेस करेंगे यू विल गेट a specific amount. That amount is nothing but payment of principal amount for second year. बहुत आसान है, अब आपको ये समझ में आ गया। तो इंटरेस्ट का भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही तरीका है जैसा पीपीएमटी का तरीका है। पीपीएमटी में आपने ध्यान दिया होगा कि पेमेंट आपको प्रिंसिपल अमाउंट की पता लगी, पेमेंट आपको इंस्टॉलमेंट की पता लगी। अब बात करते हैं आईपीएमटी की। आईपीएमटी भी उसी का एक पार्ट एंड पार्सल है पीएमटी फंक्शन का। मैंने आपको पहले ही बताया आईपीएमटी इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए इसका सिंटेक्स पढ़ लीजिए, सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है पीपीएमटी और इसका, कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने पीएमटी फंक्शन का सिंटेक्स अगर समझ लिया है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो वो वैसे ही आपको ध्यान में रहेगा आपके। अगर आपने पीएमटी फंक्शन का समझ लिया है तो पीपीएमटी में आपने ध्यान दिया होगा कि एक एक्स्ट्रा पैरामीटर जुड़ गया पीईआर, वही यहाँ पर पैरामीटर है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। आईपीएमटी यूज हो रहा है आपका इंटरेस्ट की पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए। आप इस फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इक्वल्स टू आईपीएमटी, सबसे पहले रेट, रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा पीईआर कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए। मान लीजिए आप सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट अमाउंट को ही कैलकुलेट करना चाहते हो, या फिर सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, अगर आप वही कैलकुलेट कर देना चाहते हो तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। कैसे, मैं एक एग्जांपल को दोबारा आपके साथ शेयर करता हूँ। मान लीजिए आपने लोन लिया 1,20,000 रुपए का, 12 सालों के लिए लोन लिया आपने, 12% इंटरेस्ट पे ही लिया, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका तीसरे साल आपने जो इंस्टॉलमेंट पे करी, यानी पीएमटी ने जो थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट पे करी, उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना था। मेरा क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए, ये अक्सर पेपर में आता है। ये आपको पूछा जा रहा है कि आपने एक लोन लिया 1,20,000, 12% इंटरेस्ट पे लिया, 12 सालों के लिए लिया। आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरे साल जो आपने इंस्टॉलमेंट पे की
उसमें इंटरेस्ट कितना पे किया। ना तो आपसे पहले साल का पूछा गया, ना आपसे दूसरे साल का पूछा गया, आपसे सीधा पूछा गया तीसरे साल का इंटरेस्ट उस इंस्टॉलमेंट में कितना था। तो जब आप पीएमटी निकालेंगे, पीएमटी आप जब इंस्टॉलमेंट निकालते हैं तो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, हर साल के लिए सेम इंस्टॉलमेंट होती है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था कि उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कंपोनेंट चेंज होता रहता है। प्रिंसिपल का अमाउंट हमेशा शुरू में कम होता है, इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है। धीरे 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 बढ़ते 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 इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत कम रह जाता है और प्रिंसिपल का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब आईपीएमटी फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे तो आईपीएमटी फंक्शन हमारा हेल्प करेगा इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करने में, जो कि पीएमटी फंक्शंस की जो इंस्टॉलमेंट है उसमें से एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। अब आईपीएमटी फंक्शन को अप्लाई कैसे कर रहे हैं हम? सबसे पहले इक्वल्स टू आईपीएमटी फंक्शन, सबसे पहले रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने आपको इस क्वेश्चन में लिखवाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 12%। 12% है तो आप सीधा 12% लिखें, या फिर सेल का रेफरेंस क्या लिखना चाहेंगे? सेल का रेफरेंस, क्योंकि मैंने बताया सेल का रेफरेंस ही लिखना चाहिए, जो सबसे बेटर तरीका है, आपने सेल का रेफरेंस लिखा, ठीक है। कॉमा पीईआर, पीईआर का मतलब कितने ड्यूरेशन का आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर पीईआर में आएगा 3 थर्ड ईयर। फिर कॉमा, फिर आप लिखेंगे एनपीआर, एनपीआर कितना था? 12 ईयर्स, तो आप यहाँ 12 ईयर्स लिखें, या सीधा का सीधा जहाँ पर आपने सेल लिखा हुआ है, जहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है उस पर सेल रेफरेंस लिखेंगे। कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मतलब लोन अमाउंट, कितने लोन अमाउंट पे आपने लोन लिया वो आपको यहाँ लिखना है। जब आपने यहाँ प्रेजेंट वैल्यू लिखी यानी लोन का अमाउंट लिखा, तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि उसको नेगेटिव जरूर करें, उसको माइनस साइन से दिखाएं, या फिर यहाँ माइनस नहीं दिखाएंगे तो जहाँ आपने ये लोन अमाउंट लिखा है वहाँ आप माइनस लिखें, तब आपका आंसर सही होगा, नहीं तो वो नेगेटिव दिखाएगा। तो आप वहाँ माइनस लिखें, या फिर प्रेजेंट वैल्यू लिखने से पहले यहाँ पर माइनस लोन अमाउंट लिखें, और ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज करें, और फ्यूचर वैल्यू और टाइप को लिखने का कोई भी ज़रूरत नहीं। जब आपने इतना कर लिया तो आप आराम से एंटर प्रेस करेंगे, यू विल गेट वन अमाउंट। ये अमाउंट है क्या? ये अमाउंट होगा आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट, यानी थर्ड ईयर की जो इंस्टॉलमेंट आपने पे करी है उसमें इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना था वो आपका निकल के आ जाएगा आईपीएमटी फंक्शन। अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पीएमटी फंक्शन आईपीएमटी फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल, तो आपके पास आंसर में लिखने के लिए क्या होगा? सबसे पहले IPMT function is a part of फाइनेंशियल फंक्शन, आईपीएमटी फंक्शन फाइनेंशियल फंक्शन का पार्ट है। दूसरा ये भी लिख सकते हैं आईपीएमटी फंक्शन बिलोंग करता है फाइनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी से। दूसरा, ये कैलकुलेट करने के काम आता है इंटरेस्ट फ्रॉम द इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट का कंपोनेंट कैलकुलेट करने के काम आता है। तीसरा, ये एक ड्यूरेशन, स्पेसिफिक ड्यूरेशन को कैलकुलेट करता है, यानी अगर मुझे स्पेसिफिक मंथ, स्पेसिफिक क्वार्टर, स्पेसिफिक हाफ ईयर या स्पेसिफिक ईयर का निकालना है इंटरेस्ट, तो ये उसके काम आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में आप जो इसमें लिखेंगे कि आईपीएमटी फंक्शन जो है वो बहुत उसका सिंटेक्स, जो उसके बारे में आपको चौथा लिखना पॉइंट वो है उसके सिंटेक्स के बारे में, कि आईपीएमटी फंक्शन में सिंटेक्स जो है वो इस्तेमाल होता है इक्वल्स टू आईपीएमटी रेट, रेट के बाद कॉमा पीईआर, पीईआर के बाद कॉमा एनपीआर, एनपीआर के बाद कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, कॉमा फ्यूचर वैल्यू, कॉमा टाइप और ब्रैकेट क्लोज। रेट को आप स्पेसिफाई करेंगे, रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पीईआर को आप स्पेसिफाई करेंगे, पीरियड, कितने ड्यूरेशन के लिए आप निकालना चाहते हैं। एनपीआर को आप लिखेंगे एनपीआर के बारे में, टोटल पेमेंट्स, कितने एन्युटी आप निकालना चाहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू को आप लिखेंगे कि कितनी वैल्यू है उसकी लोन अमाउंट की, और फ्यूचर वैल्यू और टाइप को आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ब्रैकेट से क्लोज कर सकते हैं। तो ये फंक्शन इस तरह से आपका काम करता है।
और आप ध्यान से इसको समझें, इस फंक्शन को। आप जब इस फंक्शन को लगाएंगे तो रेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, PER कितना आपने टाइम ड्यूरेशन लिया उसका ड्यूरेशन आप मेंशन करेंगे, NPR का मतलब आपने कितना लोन अमाउंट का था आपका, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने लोन लिया था, और चौथा प्रेजेंट वैल्यू, लोन अमाउंट आपका कितना। ये ध्यान रखें, इसको जब आप करेंगे तो ये आपका बहुत आराम से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से हो जाएगा। इसके साथ साथ दूसरा फंक्शन है लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में से आपके पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए इसको छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। लॉजिकल फंक्शन जो है वो 3 फंक्शंस आपके सिलेबस में है, पहला एंड, दूसरा और तीसरा इफ। इफ फंक्शन का क्वेश्चन आप देखेंगे आपको हर पेपर, इन एवरी पेपर यू आर गेटिंग दिस फंक्शन। हर पेपर में आपका इफ फंक्शन ज़रूर पूछा जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले इफ फंक्शन समझाता हूँ आप, और ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इफ फंक्शन। देखिए, इफ फंक्शन को करने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी स्प्रेडशीट टाइप का बनाते हैं हम लोग, जहाँ पर इस फंक्शन को हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं। इफ फंक्शन इस्तेमाल कहाँ होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है इफ फंक्शन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। इफ फंक्शन का इस्तेमाल, चलिए मैं एक बार आपको इस इफ फंक्शन को कराने से पहले 5 मिनट का आपसे ब्रेक चलिए मैं ब्रेक नहीं लेता हूँ, मैं इफ फंक्शन पहले कराता हूँ, फिर आई विल टेक क्वेश्चन आंसर सेशंस। मैं आपका क्वेश्चन आंसर सेशन उसके बाद इकट्ठा ले लेता हूँ, ताकि आप बच्चों को कोई भी चीज़, कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, सो यू कैन डिस्कस विद मी। पहले मैं इफ फंक्शन करा देता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और हर बार इस फंक्शन में से आता है। तो पहले मैं इस फंक्शन को आपको करा देता हूँ, इफ फंक्शन। इफ फंक्शन की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो इफ फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इफ फंक्शन को करने के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि if function belongs to a category of logical function। लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी से ये फंक्शन बिलोंग करता है। किस तरह से बिलोंग करता है? लॉजिकल फंक्शन जहाँ पर कोई लॉजिक होता है उस कैटेगरी से बिलोंग करता है फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी का मतलब यहाँ पर एक और भी है, क्या आपने जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है वो किसी ना किसी कंडीशन पर बेस्ड कैलकुलेशन। एक 3 फंक्शंस है लॉजिकल फंक्शन में, पहला एंड, दूसरा और तीसरा इफ। एंड के बारे में और के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है कि आपकी दोनों कंडीशन पूरी हो तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। और के केस में आपकी एक भी कंडीशन पूरी हो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इफ के केस में आपके पास ऑप्शन 1 है तो क्या काम होगा, ऑप्शन 2 है तो क्या काम होगा, ऑप्शन 3 है तो क्या काम होगा। इस तरह से काम करता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए मुझे एक एडवर्टाइजमेंट निकालना है, मुझे कुछ लोग रिक्रूट करने हैं, मैं चाहता हूँ मैं उन लोगों को अपॉइंट करूँ। तो मैं क्या करूँगा? पहला काम, पहली चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि मान लीजिए मैंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला, उसमें लिखा कि मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए जो 12th पास हो और उसने कंप्यूटर कोर्स भी किया हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि मुझे एक ऐसा ऑपरेटर चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो 12th पास हो और साथ ही साथ उसने कंप्यूटर कोर्स किया हो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, वो ग्रेजुएट हो, दूसरा ऑप्शन, या वो ग्रेजुएट हो और उसको, या फिर उसको ग्रेजुएट के साथ या फिर उसको कुछ ना कुछ कंप्यूटर थोड़ा बहुत आना चाहिए, ये ऑप्शन। देखिए पहली ऑप्शन क्या है कि वो 12th पास हो और साथ ही साथ उसका कंप्यूटर का 1 साल का कोई कोर्स होना चाहिए।
अब ऐसे केस में एंड ऑप्शन इस्तेमाल होता है, यानी वो 12th पास भी हो और उसका कोई डिप्लोमा कोर्स या 1 साल का या जो भी कोर्स है वो भी होना चाहिए। यानी दोनों ऑप्शन अगर है तभी आप उसको सेलेक्ट करोगे, तभी आप उसको रखोगे। और के केस में, और तो हमारे अपने क्वेश्चन पेपर में भी बहुत मिलता है, हमारे को ऑप्शंस मिलते हैं, चाहे आप ए बी करें क्वेश्चन ए का और बी सी करें, तो आप ए बी करें या बी सी करें, मतलब कोई भी आप कर सकते हो। और के केस में चाहे आप ऊपर के ऑप्शन करें चाहे आप नीचे के ऑप्शन करें, तो और के केस में आपका रिजल्ट किसी भी तरह से मिल सकता है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपकी ट्रू होगी, आप काम कर सकते हैं। लेकिन एंड के केस में आपको दोनों ऑप्शंस को ट्रू करना पड़ेगा। एंड का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको मैं, 2 + 2, एंड का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5। अगर ये दोनों सही हैं तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, और अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपकी फॉल्स है तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा, रिजल्ट आपका फॉल्स है। जैसे 2 + 2 = 4 बिल्कुल सही है, कॉमा 2 + 3 = 5 बिल्कुल सही है, यानी रिजल्ट आपका सही, यानी 12th पास भी है और उसने कंप्यूटर कोर्स भी किया है, तो आप उसको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 12th पास है, कंप्यूटर का उसने कुछ नहीं किया, तो आप उसको बुलाएंगे नहीं, उसको सेलेक्ट करने की बात अलग, आप उसको बुलाएंगे ही नहीं। ये वन क्राइटेरिया है जिसको हम एंड बोलते हैं। और का केस थोड़ा सा सिंपल है, उसमें क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है कि आपके पास अगर कोई एक भी चीज़ मिल जाए तो आप उससे काम चला सकते हैं। और का केस उसमें पहला आता है लॉजिक 1, 1 + 1 अगर, तो वही वाला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 2 + 2 वाला, 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5 जहाँ लिखा था, अगर मैं वहाँ 4 लिख दूँ, यानी एक तो सही आंसर है, दूसरा आंसर सही नहीं है, तो भी आपका रिजल्ट हो सकता है, तो आपका रिजल्ट ट्रू हो सकता है। एक एग्जांपल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 1 + 1 = 1, 2 + 2 = 5। अगर ये दोनों गलत हैं तो रिजल्ट फॉल्स होगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी सही है, 1 + 1 = 2 और 2 + 2 = 2, अगर 5 दिखाता है तो फर्स्ट वाली ऑप्शन अगर सही भी है तो आप फर्स्ट वाली ऑप्शन को एक्सट्रैक्ट कर लोगे, दूसरी ऑप्शन को छोड़ दोगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली होती है कि आप इसको थोड़ा सा और ढंग से समझे। ये है इफ कंडीशन। हम एक स्कूल में अपने एक एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ समझा रहा हूँ इफ कंडीशन को, इफ का कंडीशन का काम कहाँ कहाँ हो रहा है उसको समझा रहा हूँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपका, एग्जाम्पल कहता है कि आपके पास कुछ बच्चों का रिजल्ट है, जैसे कि किसी स्कूल में हमारे अपने बच्चों का रिजल्ट, इसी तरह एक क्लास का स्पेसिफिक रिजल्ट है जिसमें कुछ बच्चे हैं, लगभग 40-50 बच्चे, उन बच्चों का रिजल्ट, पहले उनका नाम लिखा हुआ है, फिर उनके इंग्लिश के मार्क्स दिए हैं, फिर हिंदी के मार्क्स दिए हैं, फिर मैथ्स के मार्क्स दिए हैं, फिर अकाउंट्स के मार्क्स दिए हैं, फिर बिजनेस स्टडीज़ के मार्क्स दिए हैं, और लास्ट में उनका टोटल दिया है, परसेंटेज निकाला गया है, और परसेंटेज के बेस पे आपको ग्रेड फाइंड आउट करना है। यानी जो बच्चों ने परसेंटेज ली है उसके बेस पे आपको ग्रेड फाइंड आउट करना है। अब ये ग्रेडिंग जो है वो परसेंटेज पे बेस है, किसी की ए ग्रेड होगा, किसी का बी होगा, किसी का सी होगा, किसी का डी होगा, किसी का ई होगा, जैसे भी उसमें स्पेसिफिक ग्रेड है वो आपको डिफाइन करना है। अब ऐसे केस में जहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं और उनमें सब ऑप्शंस को कवर करना है, तो वहाँ पर हम लॉजिकल फंक्शन का इफ फंक्शन अप्लाई करते हैं। इसका बड़ा छोटा सा और सिंपल एग्जांपल से मैं इसको समझा रहा हूँ कि आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको मैथमेटिकल सिंबल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं, उनको मैथमेटिकल सिंबल्स नहीं पता होते।
एक्सेल में मैथमेटिकल सिंबल्स जो हैं हमारे, वो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जैसे कि आप लिखते हो डिवाइड, तो मैथ्स में डिवाइड का जो साइन है वो एक्सेल में डिवाइड का साइन स्लैश हो जाता है। इसी तरह ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन जो आप लगाते हो और साथ में लगाते हो इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आप लगाते हो मैथ्स में, वो मैथ्स वाला ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन यहाँ नहीं चलता है, वो गलत है। ग्रेटर देन पहले लिखना है और बाद में मैथ्स वाला जो इक्वल्स टू साइन है वो लिखना है। मैथ्स वाला इक्वल्स टू साइन यानी दो अलग सिंबल आपने लिखने हैं, ग्रेटर देन का सिंबल आपका, फिर उसके बाद आप ग्रेटर देन के सिंबल के नीचे एक स्लैश डाल देते हो, वो स्लैश यहाँ नहीं चलेगा, आपको ग्रेटर देन के बाद इक्वल्स टू का अलग से सिंबल डालना पड़ेगा। मैथ्स का इक्वल्स टू जो होता है वो लिखना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तीसरा गलती यहाँ पर करते हैं हम लोग, आपको जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं वो है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में मैथ्स का जो मल्टीप्लाई आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पर नहीं चलता है, आपका चलता है स्टार। मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे बता दूंगा इसके बारे में कि आपको थोड़े से और एक दो एरर्स भी बताऊंगा किस तरह की एरर्स होती हैं। बिफोर कंक्लूड मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर, उस वाली स्क्रीन पर ले जाके, उस वाली स्लाइड पर ले जाके कि मैथ्स के सिंबल हम कौन कौन से यूज़ होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो 3 गलतियाँ आप लोग बच्चों करते हो वो ये है कि मल्टीप्लाई के लिए आप क्रॉस वाला सिंबल यूज़ करते हो, क्रॉस सिंबल वो नहीं इस्तेमाल होता है, उसकी जगह पर इस्तेमाल होता है स्टार। आपको जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई करना है आप वहाँ पर सीधा स्टार लगाओगे, वहाँ पर आप क्रॉस वाला सिंबल नहीं लगाओगे। दूसरा, जहाँ पर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू लिखना है वहाँ ग्रेटर दैन के नीचे स्लैश नहीं लगाओगे, ग्रेटर दैन लिखोगे और साथ में मैथ्स का इक्वल्स टू वाला साइन वो डालोगे। तीसरा जो आप गलती करते हो डिवाइड वाली, आप डिवाइड करते हो, जैसे मुझे डिवाइड करना है 5 को 10 से, तो 5 डिवाइड बाय 10, ऐसा नहीं होगा, 5 को स्लैश लिखना होगा, 5 स्लैश 10। एक और गलती अक्सर बच्चे यहाँ करते हैं परसेंटेज में। मान लीजिए मुझे 10% निकालना है 100 का, तो आप लिखते हो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है, यहाँ पर आप सीधा लिखते हैं 100 मल्टीप्लाई के लिए स्टार और 10%, 10 और 10 के साथ परसेंटेज का सिंबल। अगर आप वही वाला मैथ्स के सिंबल इसमें लिखते हो तो एग्जामिनर को ये साफ पता लग जाता है कि आपको एक्सेल के मैथ्स के सिंबल्स का बिल्कुल भी पता नहीं है। तो आपका एफर्ट जो होता है वो, तो आप तो सोचते हो कि मैं बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट किया है, बट वो एक्यूरेट, वो करेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम मैथ्स के सिंबल्स को यूज़ करते हैं तो उन सिंबल्स के साथ साथ हमें इस चीज़ का ये भी ध्यान रखना होता है कि हम अपने लॉजिक को भी क्लियर रखें। इफ सिंबल जो है, इफ में जब हम काम करते हैं तो हमारा जो गलती होती है वो गलती अक्सर ये होती है कि हम फर्स्ट वाली जो कंडीशंस होती हैं उसको हम भूल जाते हैं और आगे चलते चले जाते हैं। इफ कंडीशन एक बहुत लॉजिक पर बेस्ड कंडीशन है, वो एक बार में एक अगर किसी कंडीशन को फिल्टर कर देती है तो नेक्स्ट स्टेप में जब भी आप आगे काम करोगे वो फिल्टर होके हमेशा जाएगी, वो कभी स्किप नहीं करेगी, वो हमेशा फिल्टर करेगी फर्स्ट कंडीशन को, फिर वो सेकंड कंडीशन पे जाएगी, सेकंड कंडीशन को फिल्टर करेगी, फिर वो थर्ड पे जाएगी, वो सीधा हर बार फोर्थ कंडीशन पे नहीं जाएगी, हर बार वो फर्स्ट से ही स्टार्ट करेगी, फिर सेकंड पे जाएगी, फिर थर्ड पे और लास्ट में फोर्थ। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहा है एग्जांपल, कि आपको ग्रेड कैलकुलेट करने हैं, आपको दिया हुआ है बच्चों का टोटल, बच्चों के मार्क्स, फिर उनका टोटल आपको दिया हुआ है, आपको एज, परसेंटेज और ग्रेड निकालना है। आप टोटल कैसे निकाल रहे हो? टोटल के लिए आपके पास फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, सम फंक्शन। मैंने आपको सम फंक्शन इस लेक्चर की शुरुआत में ही समझाया था कि सम फंक्शन से आप टोटल कैलकुलेट करोगे। आप जो गलती करते हो आप सीधा लिख देते हो सेल का रेफरेंस A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1, ऐसा आंसर आपका, आपको तो लगता है वो सही है, लेकिन पेपर में वो एक्सपेक्ट करता है कि आप फंक्शन को लिखें, ना कि सिंपल प्लस यूज करें। क्या लिखना है? आपके सामने आंसर है, आपको पहले टोटल कैलकुलेट करना है
5 सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज। इन पांचों सब्जेक्ट्स का आप जब टोटल कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए आप यूज कर रहे हो सम का फंक्शन। कैसे? इक्वल्स टू सम, सम के बाद सेल रेफरेंस, इंग्लिश का सेल रेफरेंस है C3, हिंदी का सेल रेफरेंस है D3, मैथ्स का सेल रेफरेंस है E3, अकाउंट्स का सेल रेफरेंस है F3 और बिजनेस स्टडीज का सेल रेफरेंस है G3। तो आप लिखते हो इक्वल्स टू सम C3 कोलन G3। C3 से लेकर G3 तक जो जो वैल्यूज लिखी गई हैं वो सारी की सारी वैल्यूज को सम कर दें तो हमारे पास एक बच्चे का सम कैलकुलेट होके आ जाएगा, टोटल कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद दूसरा सेल, दूसरे सेल में हम इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर देंगे तो हमारा C3 बिकम C4, G3 बिकम G4। ये एक्सेल का फीचर है, जब हम एक फॉर्मूला में, एक फंक्शन में एक पैरामीटर को लिख के अगर हम उसको कॉपी करते हैं दूसरी प्लेस पर तो वो उतने ही सेल रेफरेंसेस से इंक्रीज कर देता है। आप इसको कॉपी करेंगे नीचे तो वो C3 के बदले C4 को कॉपी करेगा, D4 को कॉपी करेगा, E4 को कॉपी करेगा, F4 को कॉपी करेगा और G4 को कॉपी करके सबका सम आपको पहुंचा देगा। यानी दूसरी लाइन में आपको टोटल किसका मिलेगा? C3, C4, D4, E4, F4 और G4। उसके अगली लाइन में आपको टोटल मिलेगा, जब आप उस फंक्शन को नीचे कॉपी कर देंगे तो C5, D5, E5, F5, G5। आप इसको नीचे तक कॉपी कर दीजिए, सारे के सारे अपने आप टोटल्स मिल जाएंगे। ये इस फंक्शन का लगाने का ब्यूटी है और साथ ही साथ एक्सेल का ये फीचर भी। उसके बाद आप परसेंटेज निकालना। देखिए यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास जो आप लगाते हैं, आपने डिवाइड करना है, जो भी टोटल है उसको डिवाइड करना है। अब देखिए डिवाइड करने के लिए मैंने मैथ्स का डिवाइड नहीं दिया, यहाँ पर आप स्लैश देखेंगे, स्लैश 500, स्लैश का मतलब वो डिवाइड करेगा 500 से और मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करेगा, यू विल गेट परसेंटेज। आपके पास जो परसेंटेज आएगी वो आपकी परसेंटेज होगी कौन से वाले सेल की? H3 पर जो कुछ भी आपने लिखा है अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ, 5 सब्जेक्ट हैं तो 500 से मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, आई एम गेटिंग सिंपल परसेंटेज। ये बहुत मैथ्स में हमने पढ़ा है। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है आपका यूजिंग ऑफ सिंबल्स। आपने कौन से मैथ्स के सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं इसमें कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्रॉस इस्तेमाल नहीं किया, मल्टीप्लाई के लिए क्या इस्तेमाल किया है? स्टार। डिवाइड करने के लिए मैंने नॉर्मल मैथ्स का डिवाइड सिंबल यूज नहीं करा है, मैंने उसके लिए क्या इस्तेमाल किया है? स्लैश। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और तीसरा मैंने आपको एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट बताई थी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिंबल। ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिंबल जैसे हम लिखते हैं ग्रेटर देन और उसके नीचे स्लैश लगा देते हैं, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। हमें पहले ग्रेटर टू लिखना है और उसके बाद जैसे मैथ्स में हम बराबर है लिखते हैं, इक्वल्स टू लिखते हैं, पहले ग्रेटर देन और बाद में नेक्स्ट उस पर हम इक्वल्स टू लिखते हैं, ग्रेटर देन और उसके बाद इक्वल्स टू मैथ्स वाला साइन इस्तेमाल करेंगे, वो स्लैश नीचे वाला नहीं एप्लीकेबल। मैं आपको कोशिश करूंगा इसको आगे दिखाने। अब मुझे ग्रेड निकालना है। ग्रेड मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप ए ग्रेड दें, 80% से ज़्यादा है तो बी ग्रेड दें, यानी 90 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड दें, 80 से 90 तक है तो बी ग्रेड दें, 70 से 80 तक है तो सी ग्रेड दें, 60 से 70 तक हैं तो डी ग्रेड दें और इसी तरह 50 से ज़्यादा है तो ई ग्रेड दें और अगर 50 से कम है तो एफ ग्रेड दें। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, उल्टा करके मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी बच्चे के नंबर 90% से ज़्यादा हैं
तो उसको ए ग्रेड मिलना चाहिए। अगर किसी बच्चे के 80% से ज़्यादा नंबर हैं लेकिन 90% से कम हैं तो उसको बी ग्रेड मिलना चाहिए। इसी तरह 70% से ज़्यादा हैं लेकिन 80% से कम हैं तो उसको सी ग्रेड मिलना चाहिए। 60% से ज़्यादा हैं लेकिन 70% से कम हैं तो डी ग्रेड मिलना चाहिए। इसी तरह 50% से ज़्यादा हैं लेकिन 60% से कम हैं तो ई ग्रेड मिलना चाहिए, अदरवाइज एफ ग्रेड मिलना चाहिए। ये इसका ग्रेड का सिस्टम है। मैंने इसीलिए दोबारा रिपीट करा आपको कि ये अगर आपका सिस्टम है तो आप किस तरह इफ फंक्शन को अप्लाई करें। इफ लगाने के लिए हमारे पास एक सिंटैक्स है, एक लिखने का तरीका है। ये इफ का मतलब क्या है? इफ का मतलब इफ फंक्शन से, जो किससे बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी से। अगर मान लीजिए आपसे थ्योरी में ही पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय इफ फंक्शन, एक्सप्लेन इफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल, तो आप क्या 5 पॉइंट्स लिखेंगे? पहला पॉइंट, दिस फंक्शन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लॉजिकल फंक्शन। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट टास्क इन ए सिंगल फंक्शन। तीसरा, बेस्ड ऑन लॉजिक्स। चौथा, सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है इसका? इसका सिंटैक्स है सबसे पहले इक्वल्स टू, फिर इफ के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आपको लॉजिक देखना है कि क्या लॉजिक है इसका। लॉजिक अगर सही है तो सही वाला पार्ट काम करेगा, अगर लॉजिक सही नहीं है तो फॉल्स वाला पार्ट काम करेगा। ये सिंपल इफ के केस में होता है। लेकिन नेस्टेड इफ है, जहाँ इफ के अंदर एक और इफ है, तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है। इफ के बाद लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट में अगर वो लॉजिकल टेस्ट में ट्रू है तो दोबारा से दूसरा लॉजिकल टेस्ट हो जाता है शुरू, फिर उसमें वही दो चीज़ें आती है, ट्रू है तो क्या काम करेगा, लेकिन फॉल्स पे नहीं जाते, फिर हम तीसरा लॉजिकल टेस्ट लगाते हैं। इफ लॉजिकल टेस्ट 3, अगर वो सही है तो क्या काम करेगा। इफ लॉजिकल टेस्ट 4, अगर वो सही है तो क्या काम करेगा। और लास्ट वाला टेस्ट होगा लॉजिकल टेस्ट 5, अगर वो सही है तो क्या काम करेगा, अदरवाइज जो कुछ भी बचा हुआ है वो एल्स वाले पार्ट में चले जाएगा, फॉल्स वाले पार्ट में चले जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देगा। यहाँ पर जो बेसिक थंब रूल है इसका वो ये है कि आपके पास अगर 5 कंडीशंस हैं, 5 टाइप की आपके पास कंडीशन है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था, इसमें आपके पास कंडीशंस थी 6। क्या क्या कंडीशंस थी? आपके पास ए ग्रेड निकालना है, आपको बी ग्रेड दिया, आपको सी ग्रेड दिया, आपको डी ग्रेड दिया, आपको ई ग्रेड दिया और आपको एफ ग्रेड दिया। आपको 6 तरह के ग्रेड्स दिए हैं। 6 तरह के ग्रेड में से आपके पास नंबर ऑफ कंडीशंस आपके पास 6 हैं। तो इसका बहुत लॉजिक है, इसका लॉजिक है इफ देयर इज n नंबर ऑफ कंडीशंस देन यू विल यूज n-1 इफ। आपको अगर 6 कंडीशंस दी गई हैं और आपको इफ लगाने हैं तो आपके इफ इस्तेमाल होंगे n-1, यानी 6 कंडीशंस हैं तो आपके n-1 इफ इस्तेमाल होंगे, यानी 5 इफ इस्तेमाल होंगे। इसी तरह ब्रैकेट्स, अगर आपकी 6 कंडीशंस हैं तो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स आपके इस्तेमाल होंगे 5। ये आपको थंब रूल याद रखना है इफ कंडीशन के बारे में, जो आपको आगे बहुत काम आएगा। क्या थंब रूल है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। इफ देयर इज n नंबर ऑफ कंडीशंस, इस एग्जांपल में इफ देयर आर 6 कंडीशंस तो नंबर ऑफ इफ कितने इस्तेमाल होंगे? 5। क्यों? क्योंकि छठा वाला आपका एल्स में चले जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितने इस्तेमाल होंगे? 5। आपके कितने इफ आपने खोले उतने इफ के आपको ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब आप इफ का ब्रैकेट ओपन तो कर लेते हो, वो इफ जैसे ही आप लगाओगे ब्रैकेट आपको तभी ओपन करना पड़ जाएगा, लेकिन जब आप क्लोज करते हो ब्रैकेट तो सबसे पहले जो ब्रैकेट क्लोज करोगे वो सबसे लास्ट वाले इफ का करोगे, फिर उसके बाद जो ब्रैकेट क्लोज करोगे वो उसके पहले वाला, और फिर उसके पहले वाला, और सबसे लास्ट में जो आप ब्रैकेट क्लोज करोगे वो सबसे पहले वाले इफ का ब्रैकेट क्लोज करोगे। यानी आप जब ब्रैकेट क्लोज करो तो आप ये भी इंश्योर कर लो कि आपने कितने ब्रैकेट क्लोज किए हैं। ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है समझ लेना कि ब्रैकेट क्लोज करते हुए हमें ये देख लेना है कि हमारे ब्रैकेट्स कितने क्लोज हुए हैं। दो चीज़ें, पहला
अगर आपकी n नंबर ऑफ कंडीशंस हैं तो नंबर ऑफ इफ आपके कितने इस्तेमाल होंगे, n-1। दूसरा, नंबर ऑफ ब्रैकेट कितने इस्तेमाल होंगे, n-1। तो यहाँ पर 6 कंडीशंस हैं अगर, तो ब्रैकेट में तो मैं इफ कितने इस्तेमाल करूंगा, 5। ब्रैकेट कितने इस्तेमाल करूंगा, 5। और जब मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा तो सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट मैं सबसे पहले बंद करूंगा, और इसी तरह इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सबसे पहले वाला ब्रैकेट में सबसे लास्ट में बंद करूंगा। ये आप इंश्योर कर लें। इसको करने का एक और तरीका भी होता है, जैसे जैसे आप ब्रैकेट बंद करते हैं ब्रैकेट का साइज थोड़ा थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। उससे आपको पता लग जाता है कि मैंने पहला ब्रैकेट बंद किया, फिर मैंने दूसरा ब्रैकेट उससे थोड़ा बड़ा साइज का, उससे तीसरा ब्रैकेट उससे थोड़ा बड़ा साइज का, चौथा ब्रैकेट आप उससे थोड़ा बड़ा साइज का। कंप्यूटर में जब आप इसको करते हैं तो इनके कलर्स जो हैं वो अपने आप चेंज हो जाते हैं, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, वाइट, इस तरह से उसके कलर्स, ब्लैक, इस तरह से कलर्स आते हैं आपके। लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर में जब आंसर शीट पे इसको लिखते हैं तो आपकी गलती ना हो तो इसके लिए आप उसका साइज छोटा बड़ा, छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा करके बंद कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि मुझे ग्रेड्स, तो मेरा सबसे पहले जो ग्रेड निकलेगा, किस तरह से मैं शुरू करूँगा लॉजिकल फंक्शन को। सबसे पहले इक्वल्स टू के बाद इफ, और इफ के बाद हमेशा लगेगा ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद आपके लिए ज़रूरी है लॉजिकल टेस्ट, यानी कंडीशन, किस कंडीशन पर आप आगे काम करना चाह रहे हैं। I3 का मतलब यहाँ पर है परसेंटेज। I3 पर जो भी परसेंटेज लिखी गई है अगर वो ग्रेटर देन 90 है कॉमा, तो हम ए ग्रेड दें। यहाँ पर ए लिख सकते हैं आप, लेकिन एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है कि जब हम कोई अल्फ़ाबेट रिजल्ट में लिखना चाहते हैं, रिजल्ट में चाहते हैं, तो उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। अगर मुझे सीधा 100 लिखना होता तो मैं सीधा 100 लिख सकता था, कोई कैलकुलेशन लिखनी होती तो मैं सीधा कैलकुलेशन लिख सकता था। लेकिन मुझे कोई अल्फ़ाबेट लिखना है, ABCD, पास, फेल, प्रमोटेड, कुछ भी लिखना है, तो मुझे वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा। ये गलती हम हमेशा करते हैं जब हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि हमें ये याद नहीं रहता। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आप क्या लिखोगे, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये अच्छे से आपको दिख रहा है, ब्लिंक भी कर रहा है साथ साथ। इफ ब्रैकेट स्टार्ट I3 इज ग्रेटर देन 90 कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमास में ए, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। एक और बहुत बड़ी गलती हम लोग बच्चे यहाँ करते हैं, अगर हमें कोई अमाउंट लिखनी होती है तो अमाउंट में भी, जैसे हमें आदत हो गई है क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, हमें बहुत इस तरह की आदत है कि हम 10,000 लिखते हैं तो हम 10,000 में कॉमा डाल देते हैं, 1 लाख लिखते हैं तो उसमें 2 कॉमा डाल देते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब आप एक्सेल का पेपर, एक्सेल के फंक्शंस अगर आप लिख रहे हैं तो आप ये अमाउंट के अंदर कभी भी कॉमा नहीं डालें। आपका बहुत बड़ा गलती होता है कि आपको हर कॉमा में, एक्सेल में हर कॉमा का एक मीनिंग होता है, उसका मतलब देन होता है, इसका मतलब एल्स होता है, हर कॉमा का एक मतलब होता है एक्सेल में फंक्शंस। एक्सेल के हर फंक्शन में कॉमा का इफ, एल्स, देन सब मतलब होते हैं, इसलिए आप अपनी जो भी अमाउंट आप लिखेंगे उसमें आप कॉमा भी नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इक्वल्स टू इफ, इफ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट के बाद आपने लिखना है, मैंने आपको सीधा बोला सेल रेफरेंस लिखें या आप वैल्यू लिखें। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि सेल रेफरेंस इज ऑलवेज बेटर, तो मैं सेल रेफरेंस लिख रहा हूँ। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट के बाद लॉजिकल टेस्ट यानी कंडीशन क्या लिखनी है मुझे, मेरी कंडीशन है I3 इज ग्रेटर देन 90। I3 पर जो कुछ भी लिखा गया अगर वो ग्रेटर देन 90 के है तो ए ग्रेड दो। ए ग्रेड है, अल्फ़ाबेट है, तो मुझे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा, फिर कॉमा, फिर मेरा दूसरा कंडीशन इफ ब्रैकेट स्टार्ट I3 इज ग्रेटर देन 80 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में बी, फिर इफ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट I3 इज ग्रेटर देन 70 तो इन्वर्टेड कॉमास में सी, फिर कॉमा इफ I3 is greater than 60, then क्या B, very good, comma if I3 bracket start, if I bracket start
if bracket start I3 is greater than 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में ई, यहाँ पर हमारी कंडीशंस जो है कि 5 कंडीशंस पूरी हो गई हैं, और उसके बाद जब सारी कंडीशन 5 की 5 हो गई और छठी रह गई तो लास्ट वाली एल्स कंडीशन में हम एफ को सीधा लिखेंगे, एल्स एफ। पहला ब्रैकेट क्लोज करेंगे पहले सबसे लास्ट वाले if का, दूसरा ब्रैकेट क्लोज करेंगे उसी फॉर्म में, और सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट हम बंद करेंगे सबसे पहले वाले if। जैसे हम इसको एंटर प्रेस करेंगे हमें हमारे जो परसेंटेज वाले उसमें दिया हुआ है, परसेंटेज जहाँ पर हमारी गिवन है वहाँ परसेंटेज पर जो भी हमने परसेंटेज निकाली है उसी के अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट मिल जाएगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको पहला रिजल्ट मिलता है। आप जो गलती करते हैं, मैं इस फॉर्मूला को एक नीचे लिखा हुआ है, मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इफ I3 इज ग्रेटर देन 90 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में ए, इफ I3 इज ग्रेटर देन 80 इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा हुआ है बी, इफ कॉमा फिर I3 इज ग्रेटर देन 70 कॉमा सी, इफ I3 इज ग्रेटर देन 60 डी। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जिन बच्चों ने कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए, चलिए मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ बच्चों। इक्वल्स टू इफ के बाद ब्रैकेट, ये आपको सिंटेक्स है उसका लिखना ही लिखना है आपको, इक्वल्स टू के बाद इफ के बाद ब्रैकेट के बाद I3 का मतलब जहाँ पर मैंने परसेंटेज लिखी हुई है वो वाले सेल का रेफरेंस, अगर वो ग्रेटर देन 90 है देन का मतलब कॉमा से है, यहाँ मैं कॉमा लगाऊंगा देन की जगह पर कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमास में ए लिखेंगे, फिर मैंने कॉमा लगाया नेक्स्ट इफ के लिए, इफ फिर ब्रैकेट स्टार्ट I3 का मतलब परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है, देन का मतलब यहाँ कॉमा, मैंने आपको बोला था कॉमा और देन एल्स के लिए कॉमा यूज होगा, देन बी, फिर इफ लगाएंगे, इफ के बाद ब्रैकेट I3 का मतलब परसेंटेज ग्रेटर देन 70 है तो सी, फिर कॉमा लगा के इफ I3 यानी परसेंटेज ग्रेटर देन 60 है कॉमा तो डी, इफ I3 इज ग्रेटर देन 50 तो ई, एल्स एफ, और उसके बाद 5 ब्रैकेट्स भी मैंने 5 इफ खोले हैं तो उन्हीं 5 इफ को बंद करने के लिए मुझे 5 ब्रैकेट लगाने हैं। सबसे पहले मैं ब्रैकेट लगाऊंगा सबसे लास्ट वाले इफ का, फिर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सबसे लास्ट वाला जो ब्रैकेट लगेगा वो सबसे पहले वाले इफ का लगेगा। बच्चों यहाँ पर जो इक्वल्स टू साइन है वो आया इसलिए नहीं लगाया क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 90 से अबव वाला, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नहीं लगाया। लेकिन अगर आप इक्वल्स टू लगा देंगे यहाँ पर तो इक्वल्स टू लगाने में क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के केस में तो वो 90 से ज़्यादा वाले को लेगा, लेकिन अगर हम यहाँ इक्वल्स टू लगा देंगे तो वो 90 को भी लेगा। यहाँ आप ध्यान रखें कि इक्वल्स टू लगा दें, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब होगा कि वो 90 को भी कैलकुलेट करेगा, 90 को भी इंक्लूड करेगा ए में। अगर इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 लगा देंगे तो वो 80 को भी कैलकुलेट करेगा बी में, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 लगा देंगे तो वो इक्वल्स टू का मतलब ये है कि 70 को भी कैलकुलेट करेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 लगा देंगे तो 60 वाले को भी डी में कैलकुलेट करेगा। इफ I3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 लिखेंगे, इक्वल्स टू का मतलब वो 50 वाले को भी ई में कैलकुलेट करेगा। इस तरह से इक्वल्स टू के केस में आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन के केस में उससे बड़ी वाली वैल्यूज देगा, इक्वल्स टू के केस में आपको वो वाली वैल्यू को भी इंक्लूड करेगा। बच्चों इसी तरह कुछ और फंक्शंस हैं हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस। मैंने ABS फंक्शन के बारे में आपको सवेरे बोला था कि ABS फंक्शन किस तरह से काम करता है। अगर मान लीजिए हम ABS फंक्शन को लगाते कैसे हैं, ABS फंक्शन और ब्रैकेट में उसके बाद कोई नंबर उसमें लिख दें या सेल रेफरेंस उसमें लिख दें तो वो हमें नॉन नेगेटिव नंबर्स प्रोवाइड करता है। यानी मान लीजिए अगर मैंने ABS के अंदर -5 लिख दिया तो आई विल गेट 5 एज ए रिजल्ट। अगर मान लीजिए मैंने 2% लिख दिया तो आई विल गेट 0.02।
अगर मान लीजिए मैंने -200 लिख दिया तो आई विल गेट 200। अगर मैंने लिख दिया -0.50 तो आई विल गेट 0.5। आप अगर मैंने लिख दिया ABS के अंदर कोई नंबर 1/2 1/2 तो मुझे रिजल्ट जो देगा वो 0.5 देगा। आप अगर मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए यहाँ स्टार में इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 रिजल्ट क्या आता है -8। लेकिन अगर मैं इसी फंक्शन में इसको लिख दूंगा ABS के अंदर तो आई विल गेट +8 नॉट नेगेटिव। इसी तरह 2 डिवाइडेड बाय -5 0.4 माइनस में नहीं आए। अब रैंडम फंक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप इस फंक्शन को कर सकते हैं इस्तेमाल। रैंडम फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बताने से पहले ये ज़रूर आप समझ लीजिए कि रैंडम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये वैल्यू जो प्रोवाइड करता है वो 0 से तो बड़ी होती है लेकिन 1 से छोटी होती है। तीसरा, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जितने भी हमारे OTP आज की डेट में जनरेट किए जाते हैं वो सब रैंडम नंबर्स की वजह की हेल्प से ही जनरेट किए जाते हैं। क्योंकि कोई OTP किसी से मैच ना करे, सबका यूनिक रहे, तो रैंडम नंबर का ये फीचर है, उसमें ये फीचर है कि रैंडम नंबर जो भी नंबर जनरेट करता है वो किसी से मैच नहीं करता है। दूसरा, मैंने बताया कि जो नंबर जनरेट करता है वो 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है। हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन। मुझे अगर 100 नंबर तक के रैंडम नंबर निकालने हैं तो मैं रैंडम नंबर के अंदर कोई भी पैरामीटर, तीसरा कोई पैरामीटर इस्तेमाल नहीं होता है। अगर मैं रैंडम को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से तो रैंडम नंबर जो भी नंबर जनरेट करेगा वो 100 टाइम बड़ा हो जाएगा, बट वो 100 से छोटा नंबर देगा। एक बात और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि रैंडम नंबर जो आज की डेट में बहुत पॉपुलर है, OTPs, आपके स्मार्ट कार्ड्स के नंबर, आपके बहुत सारे आपके डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सारे के सारे नंबर जनरेट करता है रैंडम। मान लीजिए मुझे 10 डिजिट का रैंडम नंबर जनरेट करना है तो मैं उतनी बड़ी वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो नंबर उतने टाइम्स बड़ा हो जाएगा। रैंडम के साथ साथ एक और इसी में नया एक नंबर आया है, इसी में एक नया फंक्शन में कुछ टाइम के बाद ऐड हुआ था, रैंडम बिटवीन। रैंडम बिटवीन इस्तेमाल किया जाता है आपका दो नंबर्स के बीच का नंबर फाइंड आउट करने के लिए। उसमें क्या होता है, अगर आपको 50 से 100 के बीच में अगर नंबर कैलकुलेट करने हैं तो आप रैंडम बिटवीन फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। रैंडम बिटवीन में 50, 100 देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो 50 से तो बड़ी होगी लेकिन 100 से छोटी होगी। मान लीजिए मेरा OTP है, OTP 4 डिजिट्स का नॉर्मली होता है, लेकिन सिक्योरिटी फीचर कहता है कि ज़्यादा बड़ा OTP हो 6-7 डिजिट्स का तो वो क्रैक करना मुश्किल होता है। तो आजकल जो पॉपुलर सिस्टम होते जा रहे हैं वो जो यूज़ करते हैं 6 डिजिट का। तो रैंडम नंबर को 7 डिजिट यानी 7 डिजिट या 6 डिजिट का बनाना है तो 7 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 0 0 0 0 1 के बाद 6 जीरो से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो रैंडम नंबर जो भी जनरेट होगा वो 6 डिजिट का हो जाएगा, आपको उसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इसी तरह राउंड किस तरह से काम करता है, राउंड हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इस्तेमाल होता है। हमारे बिजली के बिल हैं वो राउंड ऑफ किए जाते हैं, और आपको सबको ये भी पता होगा कि बिजली के बिल जो राउंड ऑफ किए जाते हैं वो एक स्पेसिफिक मेथड को फॉलो करके किए जाते हैं, वो सिंपल राउंड से नहीं किए जाते। आपके मान लीजिए बिजली का बिल आया 3,776 रुपये, 3,776 रुपये। तो बिजली वाले ये नहीं कहते कि 5 या 5 से बड़ा है तो आप 76 के बदले 80 जमा कर दीजिए। वो ये कहते हैं कि आपका 3,776 का बिल है, आप 3,770 जमा कर दीजिए, 6 हम अगली बार ले लेंगे। आप जो अब तक राउंड में हम लोग करते आए थे, अगर वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो हम उसको राउंड कर देते थे बड़े को, अगर 5 या 5 से बड़ी है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते थे। मान लीजिए 76 था तो हम 80 कर लेते थे। लेकिन ये वाला राउंड जो मेथड है, ये इस मेथड में वैल्यू 76 ना लेके 70 ली जा रही है। इसके लिए राउंड का एक दूसरा भाई इस्तेमाल किया जाता है राउंड फंक्शन में, वो राउंड फंक्शन होता है राउंड डाउन फंक्शन।
राउंड डाउन फंक्शन क्या काम करता है, वो आपकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, आपकी वैल्यू को इंक्रीज नहीं करता। इसका पैरामीटर समझ लीजिए, राउंड में दो पैरामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर डिजिट, यानी किसको राउंड करना है, किस नंबर को राउंड करना है और कितने डिजिट्स तक राउंड करना है। मैं राउंड डाउन फंक्शन की एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। 3.2 को मैंने 0 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो 3 सिर्फ 3 आए। इसी तरह 76.9 अगर मैं नॉर्मल राउंड करता हूँ इसको 0 डिजिट तक तो मेरा रिजल्ट 77 आएगा, लेकिन राउंड डाउन के केस में रिजल्ट विल बी 76। तो हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारे NDPL वगैरह या जो भी हमारे BSCS जो भी हमारे बिल रिड्यूस करता है, वो इस फार्मूला को, राउंड डाउन फार्मूला को हमेशा यूज़ करते हैं कि आपका राउंड डाउन में आपके 75 हो, 76 हो, 78 रुपये हो, वो हमेशा यूनिट प्लेस को 0 से रिप्लेस कर देते हैं और वो 7, 8, 9 रुपये आपके अगले बिल में कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। इसी तरह इसका एक अपोजिट फंक्शन होता है राउंड अप फंक्शन, जिसमें चाहे वो राउंड हो या ना हो, आपको हमेशा राउंड ऑफ बढ़ा के किया जाता है। अगर 3776 है तो आपसे 3780 ही लिए जाएंगे, ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करते। लेकिन राउंड डाउन फंक्शन और राउंड अप फंक्शन में ये फीचर है कि आपको वैल्यू राउंड डाउन में हमेशा कम करके ली जाएगी और राउंड अप में हमेशा वैल्यू बढ़ाकर ली जाएगी। स्क्वायर रूट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपको जो भी वैल्यू दी गई है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। मान लीजिए स्क्वायर रूट में 16 दिया गया है तो उसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा उसका 4। अगर आप माइनस कोई वैल्यू उसमें स्क्वायर रूट में लिख देते हैं तो आपका रिजल्ट जो होगा वो एक एरर होगी, नंबर एरर होगी, जिसको कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सम फंक्शन आप कर चुके हैं। सम एक फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें आपको एक कंडीशन के साथ सम करना होता है। मान लीजिए आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4,000, उस पर कमीशन दिया हुआ है 7,000, 14,000, 21,000, 28,000, आपको कमीशन निकालना है। मान लीजिए 2 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टीज़ का, तो आप इसको सीधा सम इफ फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि आप गलती क्या करते हो, आप 2 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टीज़ की कमीशन निकालनी है तो आप सामने ही देख लेते हो कि क्वेश्चन में 2 लाख से ऊपर 14,000 है, 21,000 है, 28,000 है, आप उसी का टोटल निकाल के बता देते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सम एक फंक्शन उन्हीं चीज़ों का सम करता है जो एक कंडीशन पर बेस्ड होती है। सम इफ के बाद किसको सम करना है, आपने उस रेंज को डिफाइन किया जाता है, किस कंडीशन पर सम इफ करना है उस कंडीशन को लिखा जाता है, और किसको सम करना है फिर उस कंडीशन को लिखा जाता है। सम इफ का क्या है, मैं रिपीट कर देता हूँ। सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट किसको करना है, A1 से लेके A4 तक को करना है या B1 से लेके B4 को करना है। आप पहले देख लीजिए किस कंडीशन को करना है सम इफ में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया सर इसको रिपीट कर दीजिए। सम इफ के बाद ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक, तो आपको ये वाली रेंज पहले डिफाइन करनी है। 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40,000, ये वाली रेंज करनी है, कॉमा, फिर आपको ब्रैकेट आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है ग्रेटर देन लिखना है, ग्रेटर देन 2 लाख, ग्रेटर देन 2 लाख लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। किसको सम करना है, बी की वैल्यूज़ को सम करना है तो बी की वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे नीचे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, 2 लाख से ऊपर की जो भी कमीशन है 14,000, 21,000, 28,000, इन तीनों का टोटल आपका 2 लाख से ऊपर जो वैल्यूज़ हैं तो उसमें 21,000 और 28,000 इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं कमीशन की वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर आ जाएंगी, जो कि 49,000 आपको नीचे जहाँ पर आपने फंक्शन लगाया वहाँ पर कैलकुलेट होके आए। सम ए फंक्शन एक एक्सटेंशन है सम फंक्शन की। ये दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है कि आपको इफ कंडीशन भी लगानी है, इफ कंडीशन का मतलब लॉजिक भी लगाना है, और आपको सम भी करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चों कि आपको सम भी करना है किस बेस पे, कंडीशन के बेस पे। ठीक है, मैं अब आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस को एक बार और देख लेता हूँ।
बच्चों ने कहा है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सिर्फ फार्मूलाज को लिखना है। यस, आपको सिर्फ फार्मूलाज को लिखना है, आपको क्वेश्चंस में और कुछ नहीं लिखना है, आपको ओनली क्योंकि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते बच्चे, आपको रिजल्ट नहीं लिखना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। लोन एंड लीज स्टेटमेंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। पीएमटी और पीपीएमटी का प्रैक्टिकल मैंने आपको कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका एक यहाँ पर एक बच्चे ने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि सर पीएमटी और पीपीएमटी को थोड़ा सा बता दीजिए और राउंड अप राउंड डाउन फंक्शन को भी थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए मैं पीएमटी फंक्शन और राउंड अप और राउंड डाउन फंक्शन को थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ताकि आप इसको आराम से कर सकें, समझ सकें। पीएमटी फंक्शन हमारा इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर जहाँ पर हमें कोई पेमेंट देनी है, हमें कोई इंस्टॉलमेंट निकालना है। पीएमटी निकालने के लिए कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। पैरामीटर्स पीएमटी के कौन कौन से हैं? पहला रेट, दूसरा एनपीआर और तीसरा प्रेजेंट। ये तीन पैरामीटर्स हमें पीएमटी फंक्शन के लिए चाहिए होते हैं। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमने लोन लिया, कितनी अमाउंट का लोन लिया हमने, और कितने ड्यूरेशन का लोन लिया। हम इन तीनों को निकाल सकते हैं यूजिंग पीएमटी फंक्शन। सबसे पहले हम इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर हम पीएमटी फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेल रेफरेंस हमने दिया हुआ है वो सेल रेफरेंस यहाँ डाल देंगे। रेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट का सेल रेफरेंस डालेंगे, कॉमा एनपीआर कितने टाइम पीरियड के लिए सेल रेफरेंस उसका रेफरेंस डालेंगे, और लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू उसका सेल रेफरेंस डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और ऐड की थी कि जब आप प्रेजेंट वैल्यू का सेल रेफरेंस डालेंगे तो एक माइनस साइन भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये आपकी पेमेंट है, ठीक है। नहीं तो आपका कंप्यूटर पे रिजल्ट गलत कैलकुलेट होके आएगा, ठीक से कैलकुलेट होकर नहीं आएगा, नेगेटिव कैलकुलेट होकर आएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप उसको नेगेटिव में इस्तेमाल नहीं करते, तो आप उसको माइनस कर दीजिए, माइनस साइन लगाएं कंप्यूटर पर जब आप इसको करते हैं। एक चीज़ और, जब हम पीएमटी फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, पीएमटी फंक्शन को लगा रहे हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि पीएमटी फंक्शन को लगाते हुए हमें पीएमटी फंक्शन के बारे में ये पता होना ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने 1,20,000 का लोन लिया, 12% इंटरेस्ट पे लिया, 12 सालों के लिए लिया, तो रेट 12% है, कॉमा 12 सालों के लिए है, कॉमा और 1,20,000 है, तो माइनस 1,20,000 लगा के आप ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। ये तो मैं सेल रेफरेंस, अगर आप लिख रहे हो तो सेल रेफरेंस में लिखे, वो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आप वैल्यूज़ ना लिखें, सीधा सेल रेफरेंस। तब आप इसको, जब आप इसको क्लोज करोगे, यू विल गेट इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपकी जो एक्चुअल में आपका 1 साल का
पेमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट है 1 साल की, निकल के आ जाए। IPMT उसी इंस्टॉलमेंट का पार्ट है। IPMT का मतलब है इंटरेस्ट इन ए पेमेंट, यानी जो आपने इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकाली है, अगर उसमें इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं हम कि उसमें कितना इंटरेस्ट है, वो हमें अगर निकालना है तो उसके लिए हम IPMT फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। IPMT का मतलब है इंटरेस्ट ऑन पेमेंट। अब मान लीजिए 1 साल में हमने कोई पेमेंट इंस्टॉलमेंट निकाली, उसमें 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, पहला इंटरेस्ट का कंपोनेंट, दूसरा प्रिंसिपल, यानी एक्चुअल में कितना पे हुआ हमारा। तो PMT में 2 चीज़ें जुड़ी होती है, ये सब बच्चों को पता है, एक इंटरेस्ट और दूसरा प्रिंसिपल। अगर हमें सिर्फ इंटरेस्ट का कंपोनेंट निकालना है तो हम IPMT यूज़ करेंगे, और अगर हमें सिर्फ प्रिंसिपल का कंपोनेंट निकालना है तो हम PPMT का इस्तेमाल करें। हम इस तरह भी लिख सकते हैं IPMT प्लस PPMT इक्वल्स टू PM। अगर हमें किसी स्पेसिफिक ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो हम सीधा लगाएंगे इक्वल्स टू IPMT ब्रैकेट स्टार्ट रेट, रेट के बाद टाइम पीरियड, उसके बाद ड्यूरेशन, जैसे मैंने लिखा रेट 12%, कॉमा अगर 1 साल के लिए निकाल रहे हैं तो 1, कॉमा 12 सालों के लिए, कॉमा माइनस 1,20,000 और ब्रैकेट। इस तरह मैं IPMT 1 साल का निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये तो था तरीका PMT IPMT का। PPMT भी एग्जैक्टली इसी तरह का, PPMT और IPMT का सेम है मेथड करने का, कैलकुलेट करने का। एग्ज़ाम आपका अभी डेट नहीं आया है, डेट जैसे ही आएगा आपको वेबसाइट के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो थ्योरी में होगा। रैंडम फंक्शन सर रिपीट कर दीजिए। रैंडम फंक्शन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रैंडम वैल्यूज। रैंडम वैल्यू का मतलब रैंडम फंक्शन किस तरह से काम करता है। रैंडम फंक्शन हमारे को वैल्यू जो भी प्रोवाइड करता है वो यूनिक वैल्यू होती है, वो 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 से छोटी वैल्यू होती है। और रैंडम हमारा इस्तेमाल होता है हमारे OTP जो हमारे आते हैं उनको निकालने के लिए, क्योंकि वो यूनिक होता है, किसी से मैच नहीं करता है, तो वहाँ पर रैंडम फंक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। विद दिस मैं अपना सेशन ख़त्म करता हूँ और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।